ठीक है, तो हमने यहाँ एक सेकेंड इसको आगे ले लेती हूँ मैं। ओके, अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स वाले में करेक्ट। सो हमने वो बेसिक इतना समझ लिया था गोफेमा का, वो एजुडिकेशन का प्रोसेस कैसे चलता है। पहले एजुडिकेशन होती है, फिर हम उसके अंदर हम एजुकेटिंग ऑफिसर ने जो भी डिसीजन लिया उसके खिलाफ अपील करेंगे स्पेशल डायरेक्टर को, फिर वहाँ से आगे अपील जाएगी एपेलेट ट्रिब्यूनल को, और इवेंचुअली हमको अपील करनी है तो हाई कोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन फाइनल बाइंडिंग डन ख़त्म, राइट। 45 डेज़ और फाइनली हाई कोर्ट के लिए 60 डेज़। ये ना यूजुअली होगा, अगर नहीं भी याद रहे तो ट्रिब्यूनल्स के पास जब अपील जा रही है तो 45 डेज़ हो रहे हैं, और कोर्ट्स पे जा रही है तब 60 डेज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अभी अपील टू स्पेशल डायरेक्टर में लिखना शुरू करते हैं। 3 उसमें ना वैसे बना लो डायरेक्शन के हिसाब से, थोड़ा लंबा करके बना लेना, ठीक है। अपील टू स्पेशल डायरेक्टर हमें स्पेसिफिकली क्या क्या चाहिए। पहले पॉइंट्स होंगे कि अपील करनी कैसे है, राइट। तो हाउ टू फाइल अपील, बढ़िया, एक हम उसके बारे में लिखेंगे। फिर दूसरा हम थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में लिखेंगे, और फाइनली पावर्स के बारे में लिखेंगे। पावर्स में एक ही लाइन लिखनी है सिर्फ, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह भी होगी तो चलेगा। यहाँ तक ठीक है। अब बढ़िया, अब हाउ टू फाइल एन अपील में क्या होगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे कैसे फॉर्म्स भरने हैं, क्या डेज रिक्वायरमेंट्स, थोड़ा बहुत वो करेक्ट। सो यू हैव पहला ये पॉइंट नंबर 1 इन हाउ टू फाइल अपील में लिख दो। मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, राइट डाउन। फॉर्म, एक फॉर्म होगा जिस नटिंग बाद फॉर्म 1 ओनली, फॉर्म 1 ब्रैकेट में लिख दो इन ट्रिप्लिकेट, यानी कि 3 कॉपीज़ जाती हैं, राइट। फॉर्म 1 इन ट्रिप्लिकेट, दिस इज़ द फॉर्म विच विल बी, हाँ बस 1, ठीक है। फॉर्म 1 इन ट्रिप्लिकेट, अब ये क्या फॉर्म है, दिस इज़ द फॉर्म विच इज़ यूज्ड टू फाइल दी एप्लीकेशन, कि भाई अपील हमको करनी है, ये फॉर्म है, करेक्ट। एक ये बात हो गई। इसके साथ आप एक चीज़ दोगे कि किसी ऑर्डर की अपील कर रहे हो ना, तो ऑर्डर की भी कॉपियाँ दो, तो ऑर्डर की भी कॉपी दोगे। पर फॉर्म 3 कॉपियाँ जा रहा है तो ऑर्डर भी 3 कॉपी, तो प्लस 3 कॉपीज़ ऑफ ऑर्डर। तो फॉर्म 1 इन ट्रिप्लिकेट प्लस 3 कॉपीज़ ऑफ ऑर्डर। अगर तुम्हें लिखना है, ज़रूरत है, तो ऑर्डर कौन, AO का ऑर्डर, राइट, ऑर्डर बाय द AO, बढ़िया। एक ये हो गया। उसके बाद साथ में लिखोगे सेकंड पॉइंट कि ग्राउंड्स ऑफ अपील, की क्यों अपील कर रहे हो, है ना। ये आना चाहिए रीज़न कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मी फाइलिंग एन अपील। मुझे लगता है कि डिसीजन गलत लिया, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रॉपर नहीं लगी, मुझे लगता है कि विटनेस सही नहीं था, एनी रीज़न कैन इट बी, करेक्ट। उसके अलावा आप एक पेमेंट करोगे। अब देखो, जब भी आप पेमेंट करते हो ना, तो आप सीधे ऐसे अपील के पास जाओगे थोड़ी, ये ले 5,000 रुपये, ऐसा तो नहीं होगा। आप कहीं पर कोई पैसे भरोगे, कहीं ऑनलाइन साइट पर, वहाँ से आपको एक चालान मिलेगा, प्रूफ ऑफ पेमेंट, वो चालान आप दोगे। तो यहाँ पर चालान ऑफ 5,000 रुपीज़, 5,000 है, ये फ़ीस है, ठीक है। चालान ऑफ 5,000 रुपीज़। और फाइनली अपील कितने दिन में करते हैं, 45 डेज़। तो अपील टू बी फाइल्ड विद इन 45 डेज़, और साथ ही साथ उसके अंदर एक और चीज़ क्या होगी, प्लस 45 डेज़ का एक्सटेंशन मिलता है, सही। यहाँ तक ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया अपील वाले, हाउ टू फाइल अपील में। अब अगला प्रोसीजर में बस 3 पॉइंट्स हैं। पहला, कॉपी जो होगा ना, वो आपने यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी थी, कॉपी ऑफ फॉर्म और प्लस आपका ऑर्डर। तो ये दोनों को भले आप यहाँ तो दूसरी बार लिख लो, या तो यहीं से ही ना ब्रैकेट करके लिख देना कि किसको फाइल करनी है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर के अंदर आ जाएगा तुम्हारा पहला पॉइंट। तो प्रोसीजर के अंदर ये दोनों कॉपीज़ आप फाइल करते हो टू दी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टरेट की स्पेलिंग IAT ही होता है, होता है ना, नहीं होता, तो मुझे क्यों लग रहा है, बस ठीक है। ये अपनी अथॉरिटी हो गई,
बढ़िया। उसके बाद तुम्हारा वंस दिस इज़ डन, प्रोसीजर के अंदर तुमने डेट टूट सब दे दी, अब उसको तुम्हारा रीज़न सही लगता है तो वो आगे तुम्हारी बात सुनेगा। तो द सेकेंड पॉइंट इन प्रोसीजर वुड बी फिक्सिंग अ डेट ऑफ हियरिंग। करेक्ट, बात बन गई। थर्ड पॉइंट, डेट ऑफ हियरिंग आ गई तो अब क्या करोगे, वहाँ पर कुछ बोलोगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। थर्ड पॉइंट OOBH। और फाइनली ऑर्डर इज पास्ड, ऑर्डर पास्ड बाय द कौन, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डायरेक्टोरेट। बढ़िया। पावर्स सेम एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट में क्या लिखना है हमको, बस पावर याद है, सही। ये आपने लिख दिया अपील टू स्पेशल डायरेक्टरेट। हमने पूरी हमारी जो टाइमलाइन जा रही थी उसके अंदर अपील टू स्पेशल डायरेक्टर हो रहा था, उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल हो रहा था, तो उसका अब सिमिलरली बना लो। तुम ना ऐसा करो, या तो फॉर्म 3 कॉपी, ग्राउंड्स, चलान, ये ठीक है। अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल बना लो। एक ना बस चीज़ मुझे क्या बतानी है तुमको, अगर तुम एपेलेट ट्रिब्यूनल बना रहे हो, करेक्ट, तो यहाँ पे जो एपेलेट ट्रिब्यूनल बनेगा वहाँ पर हाउ टू फाइल के अंदर सिर्फ फॉर्म 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। और चलान में 10,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा, जो आपका प्रोसीजर है उसमें बस वो हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट लिखा है, यहाँ पर ट्रिब्यूनल आ जाएगी। इसमें फॉर्म 2 जाएगा, ट्रिपलेट में जाएगा, वो सब सेम है, हाँ। फॉर्म 2, ट्रिप्लिकेट, कॉपी ऑफ ऑर्डर 3 कॉपी, सब कुछ सेम, सिर्फ चलान ये और ये चीज़ें, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम। हाँ जी, मैंने देख कितनी कर रही। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब अपील टू हाई कोर्ट ना बहुत सारा मत बनाना, ये वाला नहीं यूज़ होगा। सिर्फ तुम एक वो लिख लो कि जो अपील होती है वो 60 डेज़ वाली, भले अगर तुम ऐसे प्रॉपरली कर लो साफ़ सुथरा, अपील टू 60 डेज़ प्लस 60 डेज़, ये तुमको आता है ना, 60 डेज़ इफ़ सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले है तो 60 डेज़ का एक्सटेंशन मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो तुम लिखोगे यहाँ पर कि अपील टू हाई कोर्ट इज़ मेड ओनली इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, बस, ठीक है। अपील टू हाई कोर्ट इज़ मेड ओनली इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट्स। लिख लो आराम से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऑफ लॉ ना, हाँ, अगर कानून अप्लाई करने में, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में, हाँ वही, अगर कानून अप्लाई करने में, इंटरप्रिटेशन करने में या इंटरप्रेट करने में कोई गलती हुई है ना, तो ही हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। मैं हाई कोर्ट के पास ये नहीं बोल सकती कि मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला, या तो मतलब इन द सेंस कि मेरी बात नहीं सुनी या उसने नहीं बताया,
अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं मिलना एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्योंकि लॉ तुमको बोलता है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, करेक्ट। हावेवर कि उसने झूठ बोल दिया था, ये तो गलत था, कोई नया तरीके का एविडेंस सामने आया है, राइट, ये सारी चीज़ों के लिए आप फिर आगे ऊपर नहीं जाते हो। यहाँ पर तुम्हें सारी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी ना, 2 बार तुम्हें मिल गई। पहले स्टार्टिंग में तुमने एजुकेशन ऑफिसर के पास गए, फिर उसके बाद तुम ऊपर अथॉरिटी के पास गए, डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट स्पेशल डायरेक्टर, फिर सब कुछ तुमने कर लिया, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास भी चले गए। अब हाई कोर्ट में अगर लॉ वाली कोई बात है ना, लॉ इंटरप्रिटेशन, लॉ एनफोर्समेंट, लॉ वैलिडिटी, ज्यूरिसडिक्शन, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना, वहाँ पर ही हाई कोर्ट तुम्हारी बात सुनेगी, नहीं तो हाई कोर्ट तुम्हारी अपील को एंटरटेन ही नहीं करेगी। ये फैक्ट है। अगर फिर ऑफ कोर्स ही बात है, अब आगे अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो ही गया है कुछ ख़राब, लॉजिकली कुछ तुम्हारे साथ ख़राब हो गया, तो करोगे क्या, राइट, क्योंकि हाई कोर्ट तो सुनेगा नहीं। तो तुम दोबारा अपने ही उसी के पास जाओगे और वहाँ पर एक रिवीजन फाइल करोगे कि यार मेरे ऑर्डर में प्रॉब्लम है, इसको रेक्टिफाई करो, इसकी बात नहीं सुनी गई थी, नया एविडेंस सामने आया है, फिर रिवीजन फाइल होता है, अपील फाइल नहीं होता है, ठीक है। ये एक रेमेडी है, मतलब ये अदर वे है। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ में जाएंगे, ओनली इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट वी विल गो, अदरवाइज नॉट। हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट फॉर्म कुछ नहीं देखता। बढ़िया, बस ये 2, बस इतना, यहाँ तक सेट है, कोई डाउट कहीं पर कुछ भी? बढ़िया, शाबाश। हमने यहाँ तक जितना भी लिखा है वो तो अपने पढ़ा, थोड़ा पता पीछे वाला ये वो सब, कोई कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हुआ? अब जो हमने लिख लिया है ना अब तक का, ये अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी वाला पैराग्राफ था लास्ट एज पर द किताब, राइट, बाकी तो उल्टा पुल्टा है, करेक्ट। उसके बाद तुम्हारे पास एक टॉपिक आएगा अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, है ना। इसके अंदर तुम्हारे में लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 45 डेज़ में अपील करनी होती है, सारा कि एक्सटेंशन मिलता है और 45 डेज़ का, करेक्ट, वो सब लिखा हुआ है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड मिलेगी। अब अगर अपील के पास गए हो तो अपील का ऑर्डर क्या होता है, या तो वो अपील को वो रिजेक्ट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, सर बढ़िया। तो बस यही उनके पास पावर है, वही सेम लिखी हुई है, कन्फर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड और एक्सेट्रा। बढ़िया। फिर कॉपी ऑफ ऑर्डर होगी, वो सबको बांट दी जाएगी कि भाई ये ला हमारा ऑर्डर, ये ले लो, करेक्ट। ये भी चीज़ हमने कर रखी है, करेक्ट। फिर हमारे पास है एपेलेट ट्रिब्यूनल, अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब ये है ना थोड़ा सा मिसलेनियस सा पैराग्राफ है, अगला टॉपिक जो है एपेलेट ट्रिब्यूनल, अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसमें सब कुछ ही लिखा हुआ है। एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जब जाओगे वही सेम चीज़ की फेमा प्रोविजंस है, एजुकेटिंग अथॉरिटी है, स्पेशल डायरेक्टर के बाद अब अपील जाते हो ना एपेलेट, वही सेम 45 डेज़, कुछ अलग नहीं लिखा। देखो सेकंड पॉइंट, मतलब से बाद में अगले पैराग्राफ में एवरी अपील हैज़ टू बी मेड विद इन 45 डेज़, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोथ द पार्टीज, और इवेंचुअली वही या तो सुनेंगे, कंफर्म करेंगे, तो मॉडिफाई करेंगे, तो सेट असाइड कर देंगे। बढ़िया, ये भी डन है। उसके बाद तुम्हारा है प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, करेक्ट। तो यहाँ पर अब ये जो पावर्स दैट ऑफ सिविल कोड तुमने लिखा था ना, बस ये वही है। तो ये सारा याद नहीं करना, कुछ मत लिखो वहाँ पर भले लिख लो पावर्स सिमिलर टू दैट ऑफ सिविल कोड, और वो तुम्हारा जो याद किया हुआ है SIID प्लस एक मिसलेनियस वाला कि एनी अदर पावर एज द कोर्ट में डीम फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, और ये वो बढ़िया। तो यू डोंट हैव टू लर्न दिस, हर चीज़ नहीं मत पढ़ो, वो एक चीज़ को हर जगह पर टिक जाएगा। ये हो गया। फिर सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन लिखा है एक टॉपिक, साथ में हो, कट कर दिया था तो कहाँ पर है अभी, नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन, अपील टू नहीं, अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल के पहले, उससे पहले, हाँ था, वो कट भी किया हुआ था, है ना, कर दिया था। चलो, उसके बाद अपील टू हाई कोर्ट है इस पेज पर, बढ़िया। तो अपील टू हाई कोर्ट में भी हमको पता लग गया वही 60 डेज़ वाला, प्लस 60 डेज़ का एक्सटेंशन मिल जाएगा, फिर सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले है, सब वो हो गया, डन, ख़त्म। अभी अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स दोबारा दे दिया, राइट। तो यहाँ पर तुमने अभी नोट्स में क्या लिखा है, एक ही पॉइंट लिखा है ना, हाउ टू फाइल अपील, यहाँ पर ब्रैकेट में हाउ टू फाइल अपील लिख लो। अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स एक टॉपिक लिखा है, मिल गया। उस टॉपिक में भले एक बार चेक कर लेना, तुम्हारे किताब में चेक कर लेना, फॉर्म 1 वाला ही है ना,
हाँ बस, तो वहाँ पर हाउ टू फाइल अपील लिख लो कि कुछ रेजोनेट हो कि कहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं, बिकॉज एक हेडिंग और 6 टॉपिक, तो ये हुआ। उसके बाद अगला देखो प्रोसीजर लिखा हुआ है जो हमने अगले डब्बे में बनाया था, सेम है, प्रोसीजर आ गया। अच्छा, तबीयत पसीने देख, ठीक है। प्रोसीजर के अंदर तुम्हारा 4th टॉपिक तुमने कट किया था, कहाँ से है साथ में, 4th पॉइंट, हाँ, इफ़ द डेट फिक्स्ड वाला इज एडजर्न्ड वाला, क्या हुआ, नहीं ज़्यादा टेर नहीं हुई, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद तुम्हारा सर्विस ऑफ नोटिस, रिक्विजिशंस और ऑर्डर्स, अभी कुछ नहीं है। अभी अगर आपको नोटिस भेजने तो आप कैसे भेजोगे, समन्स करोगे, किस जगह पर भेजोगे, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वहाँ भेजोगे, वही सेम, नहीं मिला तो चिपका के आ जाओगे, वो पुराने, वो जो हम पहले पढ़ते थे, सेम चीज़। उसके बाद तुम्हारा टॉपिक क्या है, टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, सेम आ गया। तब यहाँ पर अगेन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वो हाउ टू वाला, कि एपेलेट ट्रिब्यूनल का हाउ टू यहाँ पर है, आया समझ, ये हुआ। अगेन नीचे प्रोसीजर है, सेम वहाँ पर प्रोसीजर हो जाएगा, सही। तो वो पीछे स्पेशल डायरेक्टर का हाउ टू वाला एक था, ये एपेलेट ट्रिब्यूनल का है, और ये अब आगे प्रोसीजर आ गया, सही। जैसे ना, जैसे वो नहीं होता कोई किसी के बहुत में बहुत सारे अड़े हुए हैं, अभी कंघी कर रहे हैं हम लोग, इतनी गुछड़ी बने हुई है ना, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्यों है। चलो ये डन। फिर दोबारा इन्होंने वही टॉपिक शुरू कर दिया, सेम टॉपिक ही शुरू कर दिया शुरू से, बढ़िया। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एजुडिकेशन, प्रोसीडिंग्स एंड अपील, ये रूल्स वाला, बढ़िया। पहले एक्ट के हिसाब से लिख रहे थे, अब रूल्स के हिसाब से लिख रहे हैं, और इसमें हमने वो टॉपिक पहले ही निपटा दिया था, वो जो सेम प्रोविजंस थे, राइट। ये हमने वो उसके हिसाब से, क्या नाम है वो, प्रोसीजर के हिसाब से, बेसिक वाले, ये हमने डन कर दिया। उसके बाद तुम्हारा अगला टॉपिक है पेनल्टी फॉर रिपीटेड डिफ़ॉल्ट, ये वाला बस यहाँ पर और कुछ नहीं, अंदर एक मार्क कर लो। तुम्हारा ये ट्वाइस पेनल्टी ये ट्वाइस ही होएगा ना, हाँ, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, और इसके ऊपर वाला टॉपिक, जो टॉपिक पढ़ रही है शायद उसके ऊपर वाला, हाँ, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, और हो जाएगा 3 years वाला, मिल गया, सही। नहीं ये है ना, उसमें लिखा भी हुआ है, अगेन ही शैल बी लाइबल फॉर द सेकंड और सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट फॉर एन अमाउंट इक्वल टू ट्वाइस द, हाँ, सब दोबारा ही आ रहा है अभी। बढ़िया। अब हमने जो इतना सारा अब तक कंपाउंडिंग और एजुडिकेशन पढ़ा है ना, वो सारा कंपाउंडिंग एजुडिकेशन दोबारा बोलते हैं लोग कि हम कि तुम्हें दोबारा से समझाते हैं। पहले हमने तुम्हें अच्छे से नहीं समझाया था, ऊपर से समझाया था, अब थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर थोड़ा और पीछे पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर में सिर्फ यही सब है। तो दे आर ट्राइंग टू टीच यू कंपाउंडिंग टू द कोर, बट एक बार में नहीं समझा दे रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा पहले वो टीज़र था, फिर अभी ट्रेलर, फिर बाद में पिक्चर आएगी, तो ये थोड़ा करके कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। सो बस थोड़ा सा ना अपना एक बार ये सारा अलग अलग करके पढ़ लो, लेटर ऑन सब इकट्ठा अपने आप हो जाएगा, बट अभी के लिए ऐसा मत सोचो कि क्यों, क्या, किधर, पढ़ लो एक बार। जो इस किताब में इस चैप्टर में नहीं है, किसी और चैप्टर में वो भी अगर इंक्लूड होता है तो कर देते हैं हम लोग, ठीक है, जितना हो सकता है, बढ़िया। वो इकट्ठा ही कर देंगे, कहाँ लिखा है मुझे नहीं पता, बढ़िया। तो ये भी एक बार बस पढ़ लेंगे। अब तुम्हारा यहाँ पर ना डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 441 एंड 454 अंडर द कंपनीज एक्ट, ये टॉपिक शुरू हो रहा है, करेक्ट। तो 441 टॉक्स अबाउट कंपाउंडिंग एंड 454 टॉक्स अबाउट एजुडिकेशन, राइट। 441 टॉक्स अबाउट कंपाउंडिंग, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने वो बहुत सारा चीज़ें पढ़े था, जहाँ पे हमने देखा था कि अच्छा हाँ, अगर ऐसा कुछ कंपाउंडिंग का होता तो ऑफ़र हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी पता है वो पूरा हम कहाँ पहुँच गए थे, JMFC तक पहुँचे थे हम, कहाँ घूम के आए थे, वो भी क्यों आया था फिर इस चैप्टर में, कुछ याद है क्या था वो, क्यों था वो, किधर से शुरू हुआ था? और उसका और कंपाउंडिंग का क्या लेना देना है?
सिविल केसेस के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए कंपाउंडिंग है, और दूसरे केसेस के लिए वो है एडजुडिकेशन, सिविल केसेस। तो कि स्पेशल ऑफिसर कुछ नहीं होता है, इससे स्पेशल कोर्ट में JMFC ही होता है, वो वहाँ पर बैठता है, बस वो लिख देते हैं ही इज अंडर एक्टिंग अंडर दिस, ही इज एक्टिंग अंडर। हाँ, तो इसमें कंपाउंडिंग का क्या लेना देना है? तो हम कह रहे थे कि स्पेशल कोर्ट्स ऐसे नवा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करते, नवी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाते, वही कोर्ट्स होती हैं, तो उसको स्पेशल कोर्ट्स ही बोलते हैं। फिर केसेस पर वो तो ठीक है, उसका करना क्या है? समरी ट्रायल, कुछ याद है उल्टा पुल्टा यहाँ वहाँ का ये आपका क्वेश्चन क्या है? कि कंपाउंडिंग क्यों इकट्ठा पड़ा हमने? बनती कंपाउंडिंग के लिए, स्पेशल कंपाउंडिंग के लिए, समरी ट्रायल के लिए, स्पेशल कोर्ट में तो ट्रायल ताकि होता है, हमें एजुडिकेशन वगैरह ना करना पड़े। हाँ। तो कंपाउंडिंग और एजुडिकेशन तो बहुत अलग अलग हो गया ना। कंपाउंडिंग ऑफेंस का, एजुडिकेशन कौन, वो कैसे पास करेगा कंपाउंडिंग? तो 2 टर्म आगे ना, तो डिपेंड करता है कितनी अमाउंट क्या है, उसी के पास तो हम जाएंगे कि हमें कंपाउंड करवाना है। अगर हम JMFC के तक पहुंच गए ना, फिर ट्रायल हो रहा है मतलब, तो कोर्ट पहुंच गए ना। हमने कंपाउंडिंग का इंटेंशन क्या था हमारा कि कोर्ट ना जाना पड़े, सेटल हो जाए पहले ही, राइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन या तो कंपाउंडिंग होती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्रिमिनल केसेस में अगर आपको प्रोसिक्यूशन अवॉइड करनी है तो कंपाउंडिंग होती है, बस फुल स्टॉप, यहाँ तक क्लैरिटी। तो इधर वहाँ जाओगे, और अगर वहाँ नहीं जाना तो माफ़ी मांग लो, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, कंपाउंडिंग करके छोड़ दो। तो फिर तुम्हारा वो प्रोसिक्यूशन, JMFC, स्पेशल कोर्ट का सारा इधर उधर का घूमना बच जाएगा। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दोगे, माफ़ी मांगोगे और बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। दैट विल बी कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस, राइट, कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस, ऑलवेज ऑफेंस। बढ़िया, यहाँ तक ठीक है। अब अपने जो हमने अब तक पढ़ा है ना कंपनीज एक्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होएगा, ठीक है। अब हमने जो कंपनीज एक्ट पढ़ा उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली ये चीज़ें देखी कि अच्छा हाँ, कंपनीज एक्ट में होता है एक फ्रॉड और एक नॉट फ्रॉड। याद है कि अगर फ्रॉड रिलेटेड होगा तो कंपाउंडिंग होगी कि नहीं होगी? फ्रॉड रिलेटेड होगा तो कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग नहीं होगा, नहीं होगी, नॉट डिफॉल्ट में होगा। डिफॉल्ट में होगी कंपाउंडिंग। डिफ़ॉल्ट में तो फ़ाइन ही नहीं लगता, पेनल्टी लगती है, फिर किस चीज़ की कंपाउंडिंग करा रहे हो? है फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट नहीं, सिर्फ जब फाइन होता जब है सिर्फ और फाइन और प्रिजनमेंट तो कंपाउंडिंग है, हाँ। एंड होता है तो नहीं होती। तो नहीं होती है, राइट। हमें ये समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। पता है द मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये समझ में आ गया कंपाउंडिंग होती है, हमें ये समझ में आ गया स्पेशल कोर्ट में नहीं होती है, हमें ये पता है कि और होगा तो होएगी, एंड होगा तो नहीं होगी। पर ये कहाँ, इधर से इधर पहुँचे कैसे, कि ये इंटरलिंक्ड नहीं है ना कहीं से भी, समझ रहे हो? हमें पूरा अलग अलग कुछ पता है कि अच्छा हाँ एक चीज़ वो है, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, पर इकट्ठा किधर? वो इकट्ठा औखा है बहुत ज़्यादा मेरा बहुत इकट्ठा औखा हुआ था। तो एक बार खाली समझोगे कि ऐसे दिमाग ख़राब हो गया। यहाँ पर हमने एक चीज़ पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग क्या, कि क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन होता है, फुल स्टॉप। कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन अवॉइड किया जाता है, नहीं होता है। हम क्या करते हैं, वो ROC NCLT में काम ख़त्म कर लें, राइट, हम हर बार ये कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम जब स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जब ऑफेंस रिलेटिंग टू फ्रॉड होगा ना, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ बात जाएगी, क्योंकि अब आपने फ्रॉड कर दिया है, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा। प्रोसिक्यूशन के पास जब बात जाती है तो बात जाती है आगे स्पेशल कोर्ट में, ठीक है। आपको वो धरा जाएगा। वो एक कौन थी, वो कोमल औरत जिसको पकड़ा था, पीछे हमने केस पढ़ा था ना, क्या था उसका नाम, कोमल ही था ना कुछ,
ठीक है, उसको पकड़ा था, वो डायरेक्टर थी, उसके मिस स्टेटमेंट थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगली की गलती थी नहीं थी अलग बात है, राइट, वो पकड़ा था उसको, तो ये क्या था, फ्रॉड था, पकड़ लिया उसको, कस्टडी में रखा। उसके बाद अगर उसको और या तो कस्टडी से निकालना है तो फिर हम स्पेशल कोर्ट के पास जा रहे थे। तो इवेंचुअली विच मीन्स व्हाट कि ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तो विच गोज़ टू प्रोसिक्यूशन, राइट। यहाँ तक क्लैरिटी। प्रोसिक्यूशन अवॉइड करना है तो कंपाउंडिंग पॉसिबल है, पर वो भी एक फार फेच्ड, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। हम जब प्रोसिक्यूशन पहुँच गए तो हमको पहुँच गए, फिर वहाँ पर प्रोसिक्यूशन होगी। यहाँ तक क्लैरिटी है। अब होंगे ऑफेंसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ऑफेंसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉड नहीं हो रहा है तो ईजीली कंपाउंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली जो टाइप ऑफ आपका पनिशमेंट है वो और वाली कैटेगरी में होगा, दिस और दिस और दिस, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी हो गया। उसके बाद बात आती है कि वो वाले बाकी के रिमेनिंग ऑफेंसेस क्या हैं, ठीक है। अब अगर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड हो गया, ऑफेंस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड हो गया, तो उसके अलावा कोई ऑफेंस बचा, हमने 2 कैटेगरीज कवर कर ली। तो अब कंपनीज एक्ट में बचा क्या, डिफ़ॉल्ट बच गया। डिफ़ॉल्ट के लिए क्या करेंगे, उसके लिए तो पेनल्टी लगेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे 454 विच इज़ एडजुडिकेशन। बढ़िया। तो ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग अंडर सेक्शन, वेरी गुड। और पेनल्टीज डिफ़ॉल्ट्स का सॉरी होता है अपना एडजुडिकेशन। बढ़िया। यहाँ तक कुछ हल्का फुल्का क्लैरिटी आया, थोड़ा बहुत है, अभी दोबारा एक बार कंफ्यूज होएंगे हम लोग। नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड है तो वैसे ही कॉग्निजेबल हो जाएंगे, तो उसमें तो कंपाउंडिंग होगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है ना। सीरियस ऑफेंस हो जाएगा तो कंपाउंडिंग भी करेंगे, तो उसकी ऐड वाली पनिशमेंट आएगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर और में है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी वो तो पूरा है ना स्ट्रक्चर। क्योंकि कई कई जगह पे तो फ्रॉड में भी लिखा है और पनिशमेंट, फ्रॉड में भी और में है ना। तो यू ऑलवेज गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपाउंडिंग अनलेस एंड अनटिल द ऑफेंस इज़ ऑफ द नेचर कि दोनों चीज़ होने वाली है। ऐसा फ्रॉड में भी लिखी, हमने पढ़ी थी शायद, वो 10 करोड़ या कुछ 5 साल या कुछ हमने पढ़ी थी ना, उसमें भी और था जो हमने 2-3 बार लिखी थी उस दिन। 25 क्या था कि क्या था याद नहीं है मुझे भी। पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो हम्म 3 टाइम्स फिर इम्प्रिजनमेंट 3 साल तो मैक्सिमम रहेगी शायद, 3 टाइम्स द अमाउंट। 10 लाख से 1% ऑफ द लोन कंपनी ठीक है। अब एक चीज़ लिख लो यहाँ पर, जो भी अभी हमने पढ़ा कि अगर अंडर द कंपनीज एक्ट, तुम बताओ ना अभी, ठीक है, अगर ऑफेंस है, ठीक है, ऑफेंस, हाँ ऑफेंस है और वो इन्वॉल्विंग फ्रॉड है, तो क्या होगा, तो फिर कंपाउंडिंग नहीं, तो क्या होगा, एडजुडिकेशन 454। If- अच्छा, क्या होगा, अभी तो पढ़ के हटे, रिवाइंड करो वीडियो। कंपाउंडिंग होगी। अरे प्रोसिक्यूशन, prosecution and to avoid prosecution compounding may be allowed, may भी लिख देना, हाँ ठीक है। अगर ऑफेंस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड है तो, ऑफेंस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड है तो अरे नहीं
Not involving fraud. है क्या ये समझो ना, ऊपर ऑफेंस है, ऑफेंस का एजुडिकेशन नहीं हो सकता। एजुडिकेशन कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, NCLT, ROC, RD, अंदर अंदर आगे जाते ही डिफ़ॉल्ट का एजुडिकेशन था, सिर्फ डिफ़ॉल्ट एजुडिकेशन, डिफ़ॉल्ट एजुडिकेशन इसमें होगी कंपाउंडिंग। हाँ सही बोला था, बढ़िया। और अगर डिफ़ॉल्ट है तो एक ही जवाब रह गया। हाँ। नहीं अब याद रहेगा। मैं इसको ना एक दूसरे तरीके से भी लिखवाऊंगी, सॉरी तुम्हें कन्फ्यूजन होगी एक और बार, पर ये लिखना पड़ेगा ज़बरदस्ती है, ठीक है, क्योंकि ये है ऐसी चीज़, ये ऐसी आगे हम कंपाउंडिंग और एजुडिकेशन के बीच में ना डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं है ना तब तक फिर वहाँ पर भी मैसी रहेगा। बेटर टू रीड दिस बिकॉज सो दैट योर आंसर्स विल बी बेटर, नहीं तो आंसर्स में प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे सारे। ठीक है, अगेन करेंगे। अब मैं सिर्फ सीधा एजुडिकेशन से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर जो जवाब था ना, मतलब जो जवाब था वो यहाँ पर सवाल बना के कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर तुम्हारा एजुडिकेशन है, ठीक है, तो एजुडिकेशन कब होता है? इन केस ऑफ, शाबाश, एक एडेड इन्फॉर्मेशन कि एजुडिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ करती हैं, तो कहाँ जाएगा? आप जब ROC के पास जाएगा, राइट। तो आपको जब एजुडिकेशन चाहिए, कोई डिसीजन, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास आप जाते हो। वो एजुडिकेटिंग ऑफिसर इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ ROC के पास जाओगे। ROC खुद डिसीजंस नहीं लेता है, ROC आगे फॉरवर्ड करता है अपने ऊपर। ROC का कौन है पापा? RD, ठीक है, RD को फॉरवर्ड करते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है। हम NCLT के पास भी अभी नहीं जाते हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है? NCLT के पास भी नहीं जाते हैं। हम चाहते हैं कि भाई अंदर अंदर ये प्रॉपर परिवार के अंदर अंदर हो जाए, किसी के पास भी ना जाना पड़े। ये NCLT पे हमारा चाचा-ताया लगता है, वहाँ पर भी नहीं जा रहे हम लोग, घर के अंदर बात ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हाउएवर अगर तुम्हारे ऑफेंसेस होंगे, ठीक है, ऑफेंसेस होंगे, तो ऑफेंसेस के अंदर यूजुअली क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टिगेशन। वो याद है वो SFIO हमने नाम पढ़ा था, करेक्ट। सो व्हाट डू यू हैव हियर? ऑफेंस होगा। ऑफेंस में आप करोगे इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर ध्यान से देखना, थोड़ा सा रिपीट ही होगा, बट अगर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ऑफेंस जो है उसमें हाँ नॉट है, नहीं है, चलो फ्रॉड नहीं है, नो फ्रॉड, तो फिर क्या होगा? पक्की बात? तो फिर होगा, इसको ना यहाँ लिखती हूँ मैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा जगह के लिए, तो होगा तुम्हारा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के लिए बात कहाँ जाएगी? किस, कौन सी अथॉरिटी के पास? राइट, आप एग्जैक्टली ये दो के पास जाएगी, करेक्ट। पर आपको अगर अप्लाई करना है तो आप पहले ROC के पास जाओगे, क्योंकि आप सीधे RD के पास तो नहीं जा सकते हो, राइट। तो कंपाउंडिंग के लिए जो एप्लीकेंट होगा ना, वो ROC के पास जाएगा। ROC आगे इसको फॉरवर्ड करेगी RD या तो NCLT को, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी हो गया। अब इन्होंने अगर कंपाउंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, तो हो जाएगा कंपाउंड और मैटर डन हो जाएगा। अगर इन्होंने कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्ट करी, तो ये लोग वापस किसको भेजेंगे? जिससे आई थी, हाँ जिससे आई थी, वापस भेजेंगे ROC को। और ROC को क्या कि भाई अब तू ध्यान दे, अब तू ध्यान दे। जब ये वापस ध्यान देगा ना, तो ये क्या करवाएगा पता है? अब यहाँ पर थोड़ा सा इरिटेशन है। वापस जब ROC के पास जाएगा ना, तो NCLT RD है ना, ये लोग बोलेंगे यार देख, हम ना नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू कंपाउंडिंग हियर, हम नहीं कर सकते, कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम हमेशा अब तक क्या पढ़ते आए हैं? एजुडिकेशन
के लिए डिफ़ॉल्ट्स, बात वहीं ख़त्म हो जाती है, राइट। एजुडिकेशन डिफ़ॉल्ट, बात वही ख़त्म हो जाती है। पर एक जगह है तो बंदे सारे सेम ही ना। तो एक जगह है, छोटी सी जगह, जहाँ पर एजुडिकेशन, कंपाउंडिंग, ऑफेंस सब ऐसा मिलता है। एक बार मिलेगा, बस यहाँ पर मिलेगा। जब कंपाउंडिंग फ्रॉड नहीं है तो बहुत बड़ा पंगा नहीं है। कंपाउंडिंग के लिए गए, ठीक है, कंपाउंडिंग हो नहीं पाई, मना कर दिया तो उन्होंने वापस भेज दिया। आरओसी के पास जब वापस जाएगा ना, अंडरस्टैंड, तो क्या होगा कि एनसीएलटी या आरडी इसको जब वापस भेजेंगे ना, सेंड बैक करेंगे, सेंड बैक के साथ एक ऑर्डर देंगे। एनसीएलटी या आरडी जब आरओसी को वापस नोटिस सेंड बैक करेगी तो उसके साथ एक ऑर्डर देगी और क्या बोलेगी, हाँ, कंडक्ट एजुडिकेशन फॉर द मैटर। आया समझ? पक्की बात है। जब हम डिफ़ॉल्ट्स होते हैं तो एजुडिकेशन होती है। यहाँ पर भी तुम अगर मैं इसको सीधा ही लिख दूँ, चल, अगर तुम डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, एजुडिकेशन होती है। अगेन एजुडिकेशन भी नहीं चाहते हो तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हो, प्लीज़ कर, नहीं, एजुडिकेशन नहीं चाहते हो तो क्या करते हो, हैं, याद करो, कुछ था एक, हमने ना सेबी के अंदर वो कुछ पढ़ने लगे थे तब वर्ड पढ़ा था नया कि कंपाउंडिंग का मतलब भी वही होता है, सेटलमेंट। तो अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो एजुडिकेशन होती है, पर एजुडिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेटलमेंट। हाँ, पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट डिफ़ॉल्ट के लिए, कंपाउंडिंग ऑफेंस के लिए मतलब सेम है। यस, मैंने उस दिन भी यही बोला था, मतलब सेम है, मतलब सेम है। कंपाउंडिंग का मतलब भी सेटलमेंट होता है कि सलटा लो, ख़त्म कर दो मैटर, माफ़ कर दो हमको। तो सेटलमेंट होती है, पर एजुडिकेशन होगा तो सेटलमेंट बोलेंगे, राइट। ऑफेंस होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, फ्रॉड होगा तो अगेन ये सेम है, प्रोसिक्यूशन एक्सेट्रा। बढ़िया, ये तुम्हारा हो गया। नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड होगा तो कंपाउंडिंग पॉसिबल है, या तो कंपाउंडिंग हो जाएगी या तो नहीं होगी। अगर नहीं हो सकती है कंपाउंडिंग तो हम, इसने इतना बड़ा भी क्राइम नहीं किया है कि इसको प्रोसिक्यूशन में डाल दें। क्यों? क्योंकि इसने फ्रॉड नहीं किया है। पर हम इसको इतना कम भी क्राइम नहीं किया कि कंपाउंडिंग कर दें, तो हम क्या करते हैं, इसको भेज दें कि एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ जो होती है एजुडिकेशन, जहाँ पर पूरा डिसीजन, ट्रायल, अपीयरेंस, डेट ऑफ हियरिंग सब होगा। वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आपकी एजुडिकेशन कराते हैं। ठीक है, आ गया समझ? यहाँ पर एकदम अच्छे से कुछ पक्की बात है। यहाँ पर भी लिख लो, डिफ़ॉल्ट के केस में एजुडिकेशन एंड टू अवॉइड एजुडिकेशन सेटलमेंट। कंपाउंडिंग अंडर सेक्शन 441 एजुडिकेशन याद रहेगा। इसका स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में कि व्हेन डज द प्रोविजंस ऑफ 454 या कम अंडर दी ये ऑफेंसेस या कंपाउंडिंग, ऐसा। तो कंपाउंडिंग के अंदर 454 कब आता है ये बोला है, और ये ही है वो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। ये आगे आएगी चैप्टर में, हम वापस अभी पीछे आएंगे ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे याद रहेगा। इसको एक सेकंड रुक, मैं बताती हूँ ना, कहाँ लिख लो तुम। ये अगले पेज में लिख लो यार। ये जो तुम्हारा है ना, एक जो कंपाउंडिंग का डिफरेंस है, उसके बाद अगले पेज पे एक क्वेश्चन है, वो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन एजुडिकेशन बी ऑर्डर्ड अंडर 4-5, राइट। तो एक वहाँ पर लिख सकते हो, और एक और चीज़ होगी यहाँ पर जो मैंने तुमको समझाया ना, फिर इधर इसका सवाल का पूरा ही जवाब ही कर दें। ठीक है, ये वाला जो केस है ना, अंडर सेंड बैक होता है कंडक्ट एजुडिकेशन फॉर द मैटर, करेक्ट। इसमें तुम लिख ही लो, 3 चीज़ लिख लो, इतना बनाओ ना, और फिर मैं यहाँ पर एक तुम्हें एक्स्ट्रा बना देती हूँ कि ये वाला जो मैटर होगा ना, सेंड बैक ऑर्डर एजुडिकेशन, तो इसमें कंडक्ट एजुडिकेशन फॉर द मैटर, तो इस मैटर्स में एजुडिकेशन ट्रिगर हो जाता है कि अब हमें एजुडिकेशन करनी पड़ेगी, हमारा अब
और कोई चारा नहीं है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है, ठीक है। बस तो तुम जितना है उतना लिख दो, बाकी यहाँ पर 3 पॉइंट्स आएंगे सिर्फ। ये पूरा मैच होगा, अब इसको साफ साफ लिखना और ऊपर नीचे सब जगह जगह छोड़ना, कुछ नहीं पता कहाँ पर क्या लिखना पड़ जाए। इंस्पेक्शन होगा, इंक्वायरी भी कौन सी होती है? इंक्वायरी इंक्वायरी तो एक बेसिक प्रोसेस है ना, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। हाँ, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं, सॉरी, पहले कुछ और होगा, पहले कुछ और होगा, उसके बाद इंक्वायरी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। और वो हायरार्की उस हिसाब से होगी ना, जो सबसे तो जाना। उसके बाद तुम्हारा लास्टली ये हमने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन कब कब होगा, ये जब 3 चीज़ें होंगी तब होगा। तब ये यूजुअली वापस भेज देते हैं, तब कंपाउंडिंग एक्सेप्ट नहीं होती इन 3 मेन केसेस में। अब एक चीज़ खाली ना एक समझ जाओ, एक चीज़ क्या होता है, देखो यार, अगर आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप पर कोई डिफ़ॉल्ट, कोई पेनल्टी, कोई एडजुडिकेशन लगानी है, ठीक है, तो आरओसी को, आरडी को, एनसीएलडी को घर बैठे बैठे सपने तो आ नहीं रहे कि शायद वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, कि शायद कुछ हो गया, करेक्ट, तो नहीं पता, राइट। हमने वो सब पढ़ लिया कि अच्छा हाँ ठीक है, इधर ये होता है, इधर वो होता है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसा होता है, करेक्ट, हमने कुछ 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 पढ़ लिया। अरे पकड़ाए कैसे, कैसे हो गया, आप थोड़ी बोल रहे हो जाके अरे मैं ही हूँ वो जिसने गलती करी, आप तो बोल नहीं रहे जाकर, तो पता कैसे चला उनको? या तो तुम्हारे बारे में कोई कंप्लेन होती है, तुमने किसी के साथ गलत किया, वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट फलाना ढिंगना तुमने किया, तो चलो तुम आ गए खबर में, ठीक है, वहाँ पर तो बड़ी ही बात हो जाएगी, वैसे भी फ्रूट की बात हो जाएगी, करेक्ट। तुमने बेसिक अपने अंदर अंदर कुछ गलत काम करो, कोई डिफ़ॉल्ट करो, मीटिंग नहीं कंडक्ट करा रहे हो, तो क्या होगा? तो फिर ना कंपनी तुम्हारे डिलेज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम्स या रिपोर्टिंग्स फाइंडिंग्स के अंदर से गलतियाँ निकालना शुरू करती है, ठीक है। अब वो खुद नहीं आ रही है, बट कभी कभी तुम बस धरा जाते हो, विच वन ऑफ द केसेस इज इंस्पेक्शन ऑर्डर्ड इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट्स। इंस्पेक्शन ऑर्डर्ड इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट्स का मतलब क्या हुआ कि मान लो तुमने कोई INC कोई फॉर्म भरना था, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, कोई फॉर्म नहीं भरा, उसमें डिले कर दिया, तो ये सारे मैटर हो गए। तो इन दोज केसेस, या तो मान लो तुम्हारे ऊपर कोई रेगुलर इंस्पेक्शन आई है, वहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर आया है चेक करने सब कुछ, करेक्ट, तो या वो वैसा कुछ हो गया, तो वहाँ पर अब वो बंदा देख रहा है कि अच्छा हाँ ये वाला सारा काम चल रहा है। अगर उसको कुछ पंगा लगा, पहला पॉइंट इंस्पेक्शन, फिर इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन, हाँ ठीक है। तो इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन के अंदर फिर उसके बाद इंक्वायरी कि भाई अच्छा हाँ मैंने सब कुछ तो ठीक लगा, अपने को वहाँ पर कोने में एक आंटी है वो रो रही है, वो लेबरर है, कोई रोए जा रही है, कोई इसको पूछ नहीं रहा, उसको पता नहीं क्या हुआ है,
नहीं पता, तो मेरे को लगेगा अब कुछ पंगा है शायद, तो देन आई विल ट्राई टू इंक्वायर कि व्हाट हैपेंड। अगर मुझे लगा कि उसकी बात से कोई कुछ बड़ा पंगा है तो फिर हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता लगेगा कि फ्रॉड है कि नॉट फ्रॉड है, फिर चले जाओगे, राइट। अगर सारी बात का पता लगे कि ऐसा कुछ हो गया, तो ये है ना, ये वो चीज़ें हैं जहाँ से बातें शुरू होती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली पॉइंट समझ में आ रहा है, पक्की बात है। तो इस चीज़ को भले तुम या तो यहाँ लिखो कि ये ट्रिगर्स फॉर एजुडिकेशन है, या तो ये वो लिखो कि भाई एग्जैक्टली द सर्कमस्टांसेस इन विच एजुडिकेशन कैन बी ऑर्डर्ड, ठीक है, बढ़िया। एक ये हो गया। उसके अलावा डिस्क्रिपेंसीज इन दी ऑडिट रिपोर्ट एंड और एनुअल रिपोर्ट। अब ये मैंने एंड और एनुअल रिपोर्ट क्यों लिखा है, अंडरस्टैंड, हाँ दोनों भी। अब वो भी क्यों, देखो अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि अगर एक में गलती होगी तो दूसरे में हो ही जाएगी, इसलिए। कैसे, फॉर एग्जांपल आपकी ऑडिट रिपोर्ट आपने बनाया, ऑडिट रिपोर्ट का क्या होता है कि एग्जैक्टली आपके कंपनी में क्या काम हुआ, कैसे हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्ला ब्ला, मिस स्टेटमेंट जो भी हो गए। ऑडिट रिपोर्ट कहाँ दिखाते हैं, जनरल मीटिंग में, पता है। जनरल मीटिंग की ही तो बनती है एनुअल रिपोर्ट, कि जनरल मीटिंग में क्या बात हुई, क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुए, सर्कमस्टांसेस क्या डिसाइड किया, वो एनुअल रिपोर्ट में जाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट में गलती है तो ऑब्वियसली बात है कि एनुअल रिपोर्ट में भी पहुंचेगी, राइट। बात समझ आई। ऑडिट रिपोर्ट जनरल मीटिंग में जाएगी, जनरल मीटिंग के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो एनुअल रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट होगा, तो तुम्हारा इवेंचुअली एनुअल रिपोर्ट में वो सब आ ही जाएगा। तो वहाँ पर गलती हुई तो भी हमें लगेगा कि पंगा है, कुछ है, चलो करो इन्वेस्टिगेशन, बढ़िया। फाइनली उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कुछ पंगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन, अभी मोदी तो आएगा नहीं, तुम्हारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, MCA, ठीक है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो दैट इज़ वन, इट विल ऑर्डर दैट। यहाँ तक कुछ सेट क्लियर है, क्लैरिटी सब कुछ आ रहा है। इसको एक बार को डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई मिस अप्रोप्रिएशन या ऐसे ही बोल सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी गलतियाँ ही हैं, पर इसको प्रॉपर इंग्लिश क्या लिखें, और मिस स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। चल, कंपाउंडिंग अंडर सेक्शन वो बाद में, पहले यहाँ पे लिख अंडर सेक्शन 441, पक्की बात, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें इसका मतलब क्या होता है कंपाउंडिंग का, जो वो डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है ना तुम्हारी किताब में, उसके पास लिखना, हाँ पीछे भी जरा आ सकता है, हाँ वहीं पे ही लिखना है, मतलब डिफरेंस ही कर रहे हैं हम। कंपाउंडिंग इज, हाँ रिड्यूस नहीं होगा फाइन, टू अवॉइड इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, राइट। पर अगर मैं कंपाउंडिंग करा रही हूँ तो इनडायरेक्टली क्या ये बात नहीं हुई कि मैंने मेरी गलती मान ली है, तो ही मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ सॉरी, राइट। तो हाँ, तो यहाँ पर लिख लो सेटलमेंट ये सेटलमेंट, और वहाँ पर एजुडिकेशन वाला डिफ़ॉल्ट वाला सेटलमेंट अलग बात होती है, राइट। तो सेटलमेंट कोई वर्ड नहीं है, सेटलमेंट टू अवॉइड इम्प्रिजनमेंट एंड एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय द एक्यूज्ड। आ गया, बढ़िया। उसके बाद सेटलमेंट हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, राइट। यहाँ पर तुक्का लगाओ, क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जैसा कुछ होगा कंपाउंडिंग के अंदर? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये है ना, एक एप्लीकेशन होती है कि मैंने मान लिया मेरा बात, अब जाने दो, अब कंपाउंडिंग करते, तो फिर वो है ना फाइनल डिसीजन किसका होगा। वो नीचे हमने पढ़े थे, वो कौन थे, दो लोग,
राइट उनका डिसीजन है कि कंपाउंडिंग करने देना है या नहीं करने देना है। आप डॉक्यूमेंट्स लिख के दे दोगे ये मेरी गलती है, सॉरी, आगे से हम नहीं करेंगे। फिर वो चेक करेंगे कि आप रिपीटेड डिफ़ॉल्टर हो, क्या करते हो, कितना बड़ा ग्रेव नेचर का डिफ़ॉल्ट है, सब कुछ। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यूजुअली कम्स टू व्हेन इन केस ऑफ ट्रायल्स, केसेस, हियरिंग्स। यहाँ पर हियरिंग्स करने की हम कोशिश ही नहीं कर रहे, तो देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पॉइंट समझ में आया? तो नो OOBH, ठीक है। बढ़िया। इसका अपील हो सकता है? नहीं हो सकता, बस। डिसीजन अंडर कंपाउंडिंग नॉट अपीलेबल। बढ़िया। 5th ऑब्वियस पॉइंट लिख दो एक, ओनली ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड। हाँ, बढ़िया। 6th पॉइंट, अथॉरिटी कौन होगी? बढ़िया। तो तुम्हारी RD NCLT। RD के पास और NCLT के पास मैटर जाने का क्राइटेरिया हमने तब नहीं देखा था ना, यहाँ पर अब लिख लो। अगर डिसीजन जो होगा या सब कुछ, हाँ वेरी गुड, अप टू 25 लाख है तो RD और अबव तो NCLT। ठीक है। ऑफ कोर्स ये तुमको बात पता है कि हम ROC को अप्लाई करते हैं और ROC आगे इनको फॉरवर्ड करता है, तो वो तो सेंस नहीं बनेगा लिखने का। उसके अलावा तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? फेंसेस। हाँ, फिर वो तो यहाँ पर वैसे लिखना है, लिख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट करके कि वो और वाला कंपाउंड होता है, एंड वाला कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ एजुडिकेशन में तो नहीं होता ना, एजुडिकेशन में जो है सो है वो आ जाएगा। फिर और कुछ? ठीक है, ये हो गई बात। कैन नॉट फाइल फॉर कंपोजिशन ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, ये तुम्हारा मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गए। उसके अलावा तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि वही कि एंड और वाला ऑफेंस। ठीक है, लिख लेना यार, एक जगह पर से इकट्ठा कंपाउंडिंग हो जाएगा। एक वो लिख लेना, उसके बाद 8 पॉइंट लिख लो। ये 7th वाले के लिए जगह छोड़ दो, लिख लो एनी ऑफेंस इफ रिपीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। तो रिपीटेड इन पीरियड ऑफ 3 years, हाँ, तो नॉट एलिजिबल फॉर कंपाउंडिंग। या तो जो तू बोल रही है वैसा कर से, एनी ऑफेंस डन ट्वाइस इन अ पीरियड ऑफ 3 years तो नॉट एलिजिबल। सही। और उसके एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, एप्लीकेंट cannot ask for compounding at the वो वाला स्टेज, एट द 3 इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टेज। एप्लीकेंट कैनॉट आस्क फॉर कंपाउंडिंग एट द इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन स्टेज।
ठीक है। एंड और ऑफेंसेस क्या लिखना है इसमें? वही कि ऑफेंस का लिख लेना कि अगर ऑफेंस वैसे वाला है कि फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट तो नो कंपाउंडिंग। ऑफेंस है फाइन और इम्प्रिजनमेंट, हाँ तो कंपाउंडिंग। You cannot ask for compounding inspection, inquiry or purchase. इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट आस्क फॉर इंक्वायरी ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है। फिर तुम्हारा ये हुई बात। आगे अगर तुम देखोगे तो हम एडजुडिकेशन, राइट। अब कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस तुम्हें समझ में आ जाएंगे। ये अंडर सेक्शन 454, राइट। बढ़िया। एक चीज़ जो एक और चीज़ जो तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है क्या, कि ये जो पॉइंट है ना, दिस इज़ अंडर द एक्ट टू ये दिस ऑफ द कंपनी, ऐसे ये डिफरेंस नहीं होता है, ये फैक्ट होता है। ठीक है। तो इसको ऐसे डिफरेंस का पॉइंट गिनना मत, कौन सा? ये सेक्शन अलग अलग है, ये कोई डिफरेंस थोड़ी हुआ। दो लोगों के बीच में डिफरेंस बोलना है, अगर एप्पल और पियर के बीच में डिफरेंस बोलना है तो क्या ये थोड़ी बोलोगे कि एक का नाम एप्पल है एक का नाम पियर है, ये डिफरेंस नहीं है ना वैसा। ठीक है। तो एक ये हुआ। उसके बाद सेटलमेंट अवॉइड इम्प्रिजनमेंट एंड एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय द अक्यूज्ड, ये डेफिनेशन हो गई। यार ये नहीं किया ना हमने, हेडिंग्स नहीं डाली ना। ये मीनिंग, ये सेक्शन, ये OBH ही है अब इसकी हेडिंग तो। डिसीजन, अपील, नो ऑफेंस, ओनली ऑफेंसेस, तो स्कोप, अथॉरिटी, हाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये यहाँ पर मीनिंग, सेटल एजुडिकेशन का मीनिंग क्या होगा, सारा कुछ मैं ही बताऊँ यार। क्या एजुकेशन केसेस कहीं पे लिखा होगा ना, इसमें डिफरेंस में देखो क्या लिखा है। तीन फर्स्ट उसमें लिखा होगा ना वो जजमेंट टू सी डेफिनेशन। हाँ, प्रोसीजर टू सेटल नहीं, सेटल नहीं, प्रोसीजर फॉर कभी प्रोसीजर टू नहीं। एक सेकंड, मेरे को बुला दिया, क्या लिखा है यहाँ पर, आजा। प्रोसीजर टू ऑर्डर डिसीजंस, प्रोसीजर डिफॉल्ट अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, चलेगा। अगेन OBH मिलता है, डिसीजन अंडर कंपाउंडिंग नॉट अपीलेबल, तो अपीलेबल होता है। ओनली ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड। एजुडिकेशन, adjudication is possible for defaults generally and for offenses if
स्पेसिफिकली डायरेक्टेड बाय द RD और राइट अथॉरिटी कौन सी? अरे नहीं, ROC RD बस। एंड यहाँ पे ये लिमिट्स दी हुई है ना, तो वहाँ पे लिख देना नो मॉनेटरी लिमिट। और कुछ है? बस ये भी भेज देना। मैंने लिखा ही नहीं है। चलो ये सही है, कुछ इसमें डाउट? देखते हैं तो कितनी देर सह सकती है। हाँ सह लेगी, फिर ज़्यादा नहीं है। चलो ये डन है। अब तुम्हारा जो डिफरेंस बिटवीन है ना टेक्स्ट बुक्स में, एक बार देख लो। वही सेम है, कंपाउंडिंग दिस सेक्शन, ये इस सेक्शन। उसके बाद रीजनल डायरेक्टर और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंपाउंड ऑफेंसेस अप टू 25 lakhs एंड LCLT अबव 25 lakhs। यहाँ पर नो मॉनेटरी लिमिट आ गई। फिर कंपाउंडिंग इज विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज एंड कंपाउंडिंग अथॉरिटी हैज़ द फाइनल से ऑन द क्वांटम ऑफ द पेनल्टी। ठीक है, यहाँ पर इसलिए बोल रहे ना OBH नहीं मिलता है क्योंकि उनका फाइनल से है, करेक्ट। और हाउएवर ऑर्डर इज मोर आर्बिट्ररी एंड नॉट ऑन कंसेंसस, दो अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मे बी गिवन टू द कंपनी एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टी। इसके बारे में मैं लिखवा दूंगी, चिंता नहीं। उसके अलावा कंपाउंडिंग ऑर्डर इज जनरली नॉट अपीलेबल और अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कुछ और कहीं पर कोई दुख तकलीफ समस्या? पक्की बात। एज अपोज टू आर्बिट्ररी का क्या मतलब होता है? नहीं, कुछ और मीनिंग है ना इस वर्ड का। वो डिफरेंस बिटवीन का थर्ड पॉइंट एजुडिकेशन में। आर्बिट्रल अवार्ड वो क्या होता है? आर्बिट्रेशन जो तूने बोला उसमें आर्बिट्रल, तो आर्बिट्रल हाँ कच्चा हाँ आर्बिट्रेशन होती है, राइट। ट्रायल होता है, अवार्ड मिलता है। उसमें पूछते हैं कि तुम खुश हो क्या इस अवार्ड से, तो ही दे देंगे। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। सेटलमेंट में हम सेटलमेंट करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई देख लो मेरे को, तो पूछ रहे हैं ना, हो रहा है कि हम अप्लाई कर रहे हैं कि भाई माफ़ कर दो, जाने दो, बात हो गई ख़त्म। आर्बिट्रेशन के अंदर कि आपको पूछ रहे हैं कि ये अवार्ड है तो खुश है तो ये ऑर्डर पास करता हूँ, नहीं खुश है तो फिर सोचते हैं कुछ और करेंगे। ऐसा होने वाला है? नहीं। तो ऑफकोर्स ये बात नहीं हुई कि एजुडिकेशन आर्बिट्ररी है, डिसीजन लिया जाएगा, उस डिसीजन को तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें OBH तुम्हें मिल गई। हाउएवर द डिसीजन विल बी फाइनल इस हिसाब से। फिर ऑफकोर्स आगे अपील कर सकते हो, वो आगे बात आ गई। बट बाकी ये समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आर्बिट्ररी इन द नेचर मतलब इन द कोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है।
ठीक है, एक तरीके से वो डिसीजन मेकिंग वाला तरीका है, ट्रायल वाला तरीका है, रादर देन सेटलमेंट वाला तरीका। आया समझ? तो इसलिए ऐसा लिखा है कि ऑर्डर जो आता है एजुडिकेशन का, डिफरेंस का थर्ड पॉइंट, कि ऑर्डर जो आता है एजुडिकेशन का इज मोर ऑफ आर्बिट्ररी एंड नॉट ऑन कंसेंसस बेसिस, कि चल रहा है तेरे को चल रहा है तेरे को चल रहा है, ऐसा नहीं है। पॉइंट समझ में आया? चल हाँ, सेकंड पॉइंट वो डब्बे के अंदर थर्ड जैसा हो गया ना। दो अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मे बी गिवन टू द कंपनी एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट बिफोर अपोजिंग द पेनल्टी। पॉइंट समझ में आया? पक्की बात, इसको लिखने की जरूरत है? आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है हिंदी में? वही है नहीं, कुछ तो वो बताओ ना। आर्बिट्ररी, ऐसे ऐसे ऑथराइजिंग टाइप कि जो आपको बोल दिया वो आपको करना है। लिख लो ना छोटा सा वो डिफरेंस बिटवीन के नीचे छोटी सी लाइन, ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन, ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन इज़ आर्बिट्ररी, डिफरेंस बिटवीन के नीचे भले लिख लो, ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन इज़ आर्बिट्ररी in nature as opposed to compounding, as opposed to compounding, full stop, arbitrary in nature as opposed to compounding, ठीक है, full stop here। पूरा तैनात ही रहती है बोलूँगी नहीं। Here both the parties are given an opportunity of being heard, ठीक है। Here both the parties are given an opportunity of being heard, comma, however final decision lays with the authority बोलते हैं, relies with the authority, relies with the authority, however final decision relies with the authority, lies with the authority, बुखार, lies with the authority and thus appeal and thus therefore, बड़े बड़े वर्ड बोलूँगी मैं, हियर इन आफ्टर एज मैंशनड एंड थस अपील इज अलाउड। ठीक है, इन कंपाउंडिंग नहीं मजाक कर रही हूँ। ठीक है, ये डन। चलो ये हो गया। अब कैन यू सॉल्व दिस वाला एक जो टेस्ट योर सेल्फ जो होगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस कैन एजुडिकेशन बी ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 454 और इन शॉर्ट व्हाट ट्रिगर्स अंडर सेक्शन 454, वही टॉपिक है, बस उसका जवाब पढ़ लो धड़ाधड़ एकदम। सेक्शन 454 इज ट्रिगर्ड व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द डिफॉल्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द आरओसी, वो हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे ना ट्रिगर के, तो पहला इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द आरओसी और कैन बी रिपोर्टेड फ्रॉम इंस्पेक्शन और इंक्वायरी अंडर द 206 और फ्रॉम स्टैट्यूटरी एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स रिपोर्ट। आया जो आपने 3 पॉइंट लिखे उसने एक लाइन में से अंदर घुसा दिया, अब तुम वो प्रॉपर 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। थर्ड, अगले में क्या बोला, दो सेक्शंस विच हैव फाइन आर नॉट इन द परव्यू ऑफ 454। आया समझ? राइट, सेक्शन 450, हाँ ऑफेंस 454 जिसके अंडर आ रहे थे वो तो कंपाउंडिंग हो रही है, उसका एजुडिकेशन नहीं होगा। तो जो चीज़ें 454 के अंदर आती हैं उनका एजुडिकेशन नहीं होता। 454 क्लियरली ऑथराइजेस एजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये समझो वो जो वापस जा रहा था ना, ये वो वाला पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं होता, ठीक है। हाउएवर जो आपका एजुडिकेटिंग ऑफिसर, नहीं सॉरी 454 क्लियरली ऑथराइजेस द एजुडिकेटिंग ऑफिसर, कौन एजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन बोलो, आरओसी, हाँ आरओसी एनसीईआरटी नहीं, आरओसी
वो वापस जा रहा था, वो वाला चार्ट खोलो ना अपना, कि नीचे से उसने बोला कि वापस ऊपर जा, मैं कंपाउंडिंग नहीं करूँगा, एजुडिकेटिंग करा ले, राइट। तो वही एजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द पावर टू इम्पोज ओनली पेनल्टी एंड इट इज़ इम्प्लाइड दैट ही हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द पेनल्टी स्टिपुलेटेड अंडर द सेक्शन विच हैज़ बीन वायोलेटेड इन विच एवर फाइन्स हैव बीन स्टिपुलेटेड. द डिफॉल्टिंग पार्टीज कैन टेक recourse to seeking compounding of the offence whether a show cause notice is issued or not. तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, तुम जो समझ में आ रहा है तुम्हें बस उतना ही समझो, बाकी तुम्हें मैंने लिखवाया. अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हाँ वो लिख लिया ना हमने, बस वही लिखना है. आ गया, यहाँ तक क्लैरिटी है. उसके बाद तुम्हारा आ जाओ, हु ऑर्डर्स एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 454 कैन द ROC हिमसेल्फ ऑर्डर. ये वो अब ये दोबारा ट्रिगर वाला. हाँ ROC पूछेगा. हु ऑर्डर्स एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 454. RD को क्या, हु और एजुडिकेशन प्रोसीडिंग हु ऑर्डर कर रहा है, कौन ऑर्डर कर रहा है अंडर सेक्शन 454. अंडर 454 हाँ नीचे से जाएगा ना ऊपर. 454 कंपाउंडिंग का सेक्शन, सॉरी नहीं उल्टा बोल रही हूँ ना मैं. 454 एजुडिकेशन का सेक्शन है, ऊपर वाला ही जाएगा, सीधा ही जाएगा. तो CG RD आएगा, CG लग रहा है मुझे. हाँ वो तो स्क्रूटिनी जो ट्रिगर, अच्छा ये तो वो है ट्रिगर वाले 3 पॉइंट्स. ये ट्रिगर वाले ही हुए ना 3 पॉइंट्स. देख, हु ऑर्डर्स एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर 454 कैन ROC हिमसेल्फ. एजुडिकेशन ही तो होती है वो 3 पॉइंट्स की, वो जो मैं बोल नहीं रही थी वहाँ पर कि वो हाँ कि सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ROC सॉरी देयर कैन बी एजुडिकेशन. तो पहला कि अगर CG डीम्स फिट, फिर दूसरा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया, राइट. और उसके अलावा एक और पॉइंट क्या था, डिफ़ॉल्ट वो एनुअल रिपोर्ट वाला. तो ही हूँ मतलब बंदा. चलिए इधर सोल्यूशन पढ़ते हैं इसका, ठीक है. इधर ROC हिमसेल्फ ऑन स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद हिम और ऑन कंक्लूजन ऑफ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी अंडर 206 ऑफ द कंपनीज एक्ट और ऑन द रिपोर्ट ऑफ स्टैट्यूटरी सेक्रेटरियल ऑडिटर कंक्लूडेड दैट देयर हैज़ बीन नॉन कंप्लायंस विद द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड डिफॉल्ट. तो ROC खुद वो जो अलग अलग जगहें थी ना प्रॉब्लम तरीके, तो आपको कुछ तो लिखोगे ना कि खाली एक बंदा लिख के नहीं छोड़ दोगे. तो ROC कब, CG कब, ऐसा लिखना पड़ेगा, बस इसलिए वो चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं. अगला, इन ऑल द केसेस ही हिमसेल्फ कैन नॉट इनिशिएट एनी एजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग इफ ही इज द एजुडिकेटिंग ऑफिसर, इवन ही मे बी क्लोथ्ड विद द पावर ऑफ एजुडिकेशन. देयरफॉर इफ एजुडिकेटिंग पावर्स आर अंडर हिज जुरिसडिक्शन, एनी ऑफिसर हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ऑफिस हैज़ टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ वायलेशन. दिस इज अ ग्रे एरिया ऑफ लॉ दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय द CG. बढ़िया, तो CG डीम फिट आ जाएगा. आ गया यहाँ तक सिस्टम पक्का. शाबाश. कुछ इसको अलग से करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, यहाँ तक हमने कर लिया. हाँ जी. उसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन देयर इज़ अ provision for compounding under section 441, how does section 454 come into play. अब ये इसमें आ जाएगा. ये पूरा मिक्स है यार, सारा इधर उधर से सब इधर है. हाँ जो तुम्हारा फर्स्ट वाला है ना, कैन यू सॉल्व दिस वाला, जो 454 और ये सारा सर्कमस्टांसेस पूछे हैं, तो सर्कमस्टांसेस और ट्रिगर वाला वर्ड याद है, वो 3 पॉइंट्स, वो 3 पॉइंट्स नहीं लिख लो प्लीज़ लिख लो. पहला इंस्पेक्शन वाला था, अपॉन इंस्पेक्शन नहीं 3 पॉइंट्स जो पहले वाले फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, उसमें बस 3 पॉइंट साइड में छोटा छोटा लिख लो, ज़्यादा वर्ड बड़े बड़े नहीं लिखना. पहला पॉइंट इंस्पेक्शन, ठीक है. सेकंड पॉइंट वो ऑडिट रिपोर्ट / एनुअल रिपोर्ट, ठीक है. थर्ड पॉइंट CG और ब्रैकेट में MCA लिख लो.
लिखा। जो अब तुम्हारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, हु ऑर्डर्स एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर 454, उसमें हु ऑर्डर्स में लिखो पहला जो हु वाला आंसर है ना, उसमें लिखो सीजी। सीजी बोलेगा आरओसी को आरडी को कि करने, अगर उसको डीम फिट हुआ। खुद से नहीं कर सकते, हमने बोला था ना, खुद से सिर्फ तब कर सकता है जब वो अनलेस वो ट्रिगर वाले 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आया समझ, वो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स दोबारा आ जाएंगे। तो ये हुआ कैन आरओसी हिमसेल्फ ऑर्डर, तो नो अनलेस ट्रिगर। ठीक है, हाँ। बढ़िया, सेट है, क्लैरिटी। अगला पॉइंट तुम्हारा सुओ मोटो वाला, वो अभी ये कि आरओसी से ऊपर जा रहा है। नहीं सुओ मोटो नहीं, ये वाला ना, व्हेन देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर कंपाउंडिंग, तो कब मिक्स हो रहा है। तो ये भी, ये फिर वो कि जब ट्रिगर नहीं, अब यहाँ पर वो लिखोगे कि कंपाउंडिंग नॉट पॉसिबल थी, तो आरडी या एनसीएलटी ने बोल दिया ऑर्डर द आरओसी टू कंडक्ट एजुडिकेशन। ठीक है, क्या हुआ? पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या देखो, क्या लिखा हुआ है। बोथ दी सेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बोथ कौन से? 454, 441 इंडिपेंडेंट है। द क्वेश्चन ऑफ वन सेक्शन ओवरराइडिंग दी अदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला 451 डील्स विद कंपाउंडिंग, 454 डील्स विद एजुडिकेशन। एजुडिकेशन ऑफिसर के पास हैज़ नो पावर टू कंपाउंड, है ना, वो तो सेटल कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो रीजनल डायरेक्टर एक ही है जो कंपाउंडिंग कर सकता है, या एनसीएलटी ऑफ कोर्स, राइट। द एजुडिकेटिंग ऑफिसर यानी कि आरओसी अंडर 454 कैन ओनली एजुडिकेट ऑन द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। वो ज़्यादा सारा कुछ एजुडिकेशन उसको करनी भी नहीं, वो अपना प्रॉपर है ना। ये ना, ये जो इस लास्ट लाइन में लिखा है ना, इसका क्या मतलब है पता है कि ना, आरओसी जो होता है ना, वो ज़्यादा ये नहीं करता, अच्छा तू बोल, तू अपनी बात बोल, तू जा बंदा लेकर आ, विटनेस आएगा, ये होगा वो होगा। आरओसी आरडी ये लोग आपस में अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि चाहे इसने इसकी बात बोली, उसने उसकी बात बोली, और यूजुअली अपीयर भी नहीं होते। अंडरस्टैंड, एजुडिकेशन भी जो हो रही है ना, तुम्हें को क्या लग रहा है कि प्रॉपर वो अपीयरेंस हियरिंग इतना ज़्यादा नहीं होता है। तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हम तुम्हारी प्लीडिंग्स पढ़ेंगे, अगर हमें लगा तो हम बुला लेंगे तुमको। ठीक है, तो वही कि यहाँ पर वो मेरिट्स ऑफ द केस, किसका भला किसका बुरा नहीं देखता, वो प्रॉपर देखता है कि ये बंदा इतनी पेनल्टी, चलो दफ़ा करो। क्यों? क्योंकि फटाफट ख़त्म भी तो करना है ना, नहीं तो फिर तो कोर्ट वाला ही हाल हो जाएगा, राइट। तो ये वही लिखा है, ही हैज़ नो राइट टू गो इनटू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डिफॉल्ट। ठीक है, तो इज़ नॉट गोइंग डीप इनटू द मैटर, वो कॉन्ट्ररी, उसको खाली कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अलावा उसको सिर्फ फोकस ऑन पेनल्टी करता है। आ गया समझ? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारा आंसर भटका हुआ है, राइट। तुम यहाँ पर वो स्पेसिफिकली लिख दोगे कि पहला पॉइंट 441 और 454 अलग अलग हैं, हाउएवर वो एक बार पैरेलल आते हैं जब नीचे से आरडी या एनसीएलटी कंपाउंडिंग करने को मना करता है एंड स्पेसिफिकली डायरेक्ट्स द आरओसी टू कंडक्ट एजुडिकेशन ऑफ द ऑफेंस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, राइट। उस चीज़ को लिख लेना प्रॉपर तरीके से, लिख लिया ना, इसने लिखा है तो ही फ़ोटो भेज देना ग्रुप में, अब मैं भी भूल जाऊँगी। यहाँ तक डन, ख़त्म, क्लैरिटी बस। उसके बाद तुम्हारा कैन यू सॉल्व दिस में व्हेन अ सुओ मोटो एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग इज मेड, हाउ डज सेक्शन 454 कम इन टू प्ले। अब ये दोबारा एक की बात के बारे में दोबारा पूछ रहे हैं। अब यही कि जब सुओ मोटो एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग आपने कर दी तो फिर सेक्शन 454 कब आएगा? वही चक्कर आ जाएंगे इनको गोल गोल घूम के। तो वही वाला है ये भी, हमने जब खुद एप्लीकेशन कर दी, मैंने मान ली ना मेरी गलती, राइट। एजुडिकेशन में कैसा होता है ना, आपकी गलती पकड़ी गई होती है यूजुअली। कंपाउंडिंग में बोलता है पकड़ो, इससे पहले मैं ही आ जाती हूँ। एवं ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगाओगे, जेल डालोगे, किसी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को परेशान करोगे, मैं हूँ, मेरी गलती है, मैंने मान लिया। अब जब मैंने मान लिया तो मैंने बोला कंपाउंडिंग कर दो। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि गलती मान लोगे तो अगले वाला माफ़ कर ही देगा, ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। तो गलती मांगना से माफ़ी गारंटी नहीं होती। वही सामने हमने बोल दिया कि भाई कंपाउंडिंग है, मैंने आपने अपनी गलती मान ली है, वेरी गुड, पर मैं आपको माफ़ करने को तैयार नहीं, कंपाउंडिंग नॉट एक्सेप्टेड।
अब आपका ऑफेंस इतना बड़ा नहीं है कि आपको प्रॉपर फ्रॉड के अंदर प्रोसिक्यूशन किया जाए, तो हम आपको क्या करते हैं, नॉट फ्रॉड के अंदर एजुडिकेशन में डाल देते हैं। आया सही सेट, क्लैरिटी, पक्की बात है, नहीं घबराओगे अभी? कुछ हल्का फुल्का पिक्चर बन गया ना दिमाग में? 61 के बाद 59 आया। चलो सॉल्यूशन अभी उन्होंने वापस पूरा वो प्राइमा फेसी दिया हुआ है, इसको एक बार रीड कर लो स्पीड में और आगे आ जाओ जल्दी जल्दी, हमें ख़त्म करना है यहाँ। क्या करना है? बस वो 454 का आंसर पढ़ लो एक बार, वो जो लास्ट क्वेश्चन का, फिर आगे आते हैं फटाफट एकदम स्पीड में प्लीज़। कर लिया? ये करना है, ऐसे खाइए। हाँ ज़्यादा नहीं रह गया। SFIO हमने कहाँ पढ़ा था? वो तब पढ़ा था, याद है? पहले स्टार्टिंग में जब वो फ्रॉड किया था उसने, प्रॉब्लम हो गई थी, या तो प्रोसिक्यूशन जाओगे, कंपनीज एक्ट है तो हम प्रोसिक्यूशन जाना नहीं चाहते हैं, हमने स्पेशल कोर्ट बना ली है कि JMF से नहीं जाते चल, ये सारा फ्रॉड का। वहाँ पर जब SFIO ही तो इन्वेस्टिगेशन करा था ना, जब आपके ऊपर स्पेशल कोर्ट जा रहे थे तो वो ही ढूंढ के दे रहा था कि उसने ये सारे कारनामे किए हैं, इसको पकड़ो, करेक्ट। तो वहाँ पर उन्होंने SFIO नहीं समझाया, उनको ऐसा अब लगा कि ख़त्म होने वाला है तो समझा ही देते हैं, तो उन्होंने अब SFIO समझा। यही चीज़ अगर वहाँ लिखते तो वुड हैव बीन बेटर, पर ऑफ कोर्स। तो अब SFIO कौन होता है? वही इंसान जो एक ऑफिसर है, ऑथराइज्ड है, वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसका काम यही है फ्रॉड्स का चेक करना, स्क्रूटिनी करना, राइट। अब फ्रॉड तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, टैक्स का फ्रॉड हो सकता है, कोई वेलफेयर पेनल्टी वो उसका कोई कंपेंसेशन का फॉल्ट हो सकता है, कोई अकाउंटिंग फ्रॉड हो सकता है, आपने कुछ मिसस्टेटमेंट्स करे, रीवैल्यूएटेड एसेट्स करा, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। तो फ्रॉड कैन बी ऑफ सेवरल थिंग्स। तो अब SFIO एक ही आदमी होगा तो फिर तो वो कैसे काम करेगा, राइट। तो ऑफ कोर्स वो सब अपना बना लेगा एक टीम, ये कमिटी नहीं टीम बोलेंगे इनको, ठीक है। तो ये अपनी टीम ऑफ ऑफिसर्स बना लेगा जिसके अंदर हर जगह के उम्दा एक्सपर्ट्स रखे जाएंगे। क्यों? ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि अब इनको पता है, हम लोग ने बोलता है कि इनको एज एन एक्सपर्ट भी यूज़ किया जाता है, कल को केस होगा तो इनको एज एन एक्सपर्ट विटनेस भी बुलाया जा सकता है, राइट। तो ये सब इनका चाहिए, राइट। तो जस्ट दे आर कॉल्ड एज पीपल हु नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट फील्ड्स अपने अपने की होगी एंड दे विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो अब कोई भी टैक्स फ्रॉड हुआ तो वो वाला बंदा जाएगा, ये हुआ तो वो वाला बंदा जाएगा, और असिस्टिंग ऑफिसर्स भी जाएंगे। बढ़िया सेट है, क्लैरिटी है। तो बस इसको अब फटाफट रीड कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स रीड नहीं करने हैं। कंप्लेंट बाय SFIO में पहला, SFIO का एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंसिस्टिंग ऑफ in the field of accountancy, forensic audit, banking, law, information technology, capital market and falana dingna. Second point out, the SFIO is headed by a director who shall be an office not officer होगा वहाँ पर, not below the rank of joint secretary to the government of India, having the knowledge and experience in corporate affairs and management accounting, cost accounting and other fields as may be necessary. बढ़िया। SFIO का ऑफिस का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, 5 रीजनल ऑफिस है उसके पास, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में। बढ़िया। 4th पॉइंट रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आ गया? इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO ईजी, फटाफट। SFIO इन्वेस्टिगेट्स अंडर सेक्शन 212 इन द फॉलोइंग केस। हमने पढ़ा था ये भी, 2 केस पढ़े थे, याद है? एक 212, 2 केस, 2 सेक्शन, एक 212 एक 211। क्या था? 2 था ना, एक पावर और एक, हाँ 211 उसके बारे में बताता है कि इट डील्स विद फ्रॉड मीनिंग था, और 212 उसके पावर्स बताता है,
ठीक है। तो अब 212 के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन SFIO कैसे करेगा, पावर क्या क्या इसकी, कुछ नहीं, रिपोर्ट्स लेगा, रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार ने इंस्पेक्टर ने बनाई है वो ले लेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी के, क्या प्रॉपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुए हैं, अफेयर्स सही थे कंपनी के कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, इसके पास पावर है। ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। ये वो है ना कि ये कब कब इन्वेस्टिगेशन करेगा इन केसेस में। ये इसके पास ये जेनरिक पावर है, ये जेनरिक पावर आ जाएगी इसकी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO में भले पावर्स ऑफ SFIO भी लिख सकती है हेडिंग, ठीक है। तो पहला तो उसने बोलते ना कि रिपोर्ट एक्सेस कर सकता है, ये एक पावर है। स्पेशल रेजोल्यूशन चेक कर सकता है, ये एक पावर है, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके अलावा उसको खुद कुछ नहीं करना था, CG ने बोला कि ये काम कर तो वो करेगा, ये पावर है ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट्स में क्या लिखा है 1 2 3 4 वाले, द सेंट्रल गवर्नमेंट में असाइन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द सेड कंपनी टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड इट्स डायरेक्टर्स एंड मे डेजिग्नेट सच नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स एज मे कंसिडर नेसेसरी। आ रहा है समझ? पक्का? कोई डाउट है कहीं पर भी? साथ में हो? क्या हुआ? कौन सा नंबर आपने? ये जो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बाय गवर्नमेंट वाला तक पहुंची थी तू? लास्ट हाँ ऑन रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट सेंट्रल स्टेट। उसके बाद पैराग्राफ शुरू हो गया, फिर वहाँ पर पहला पैराग्राफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ वो वाला ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन तक पूरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगला पैराग्राफ में वेयर कुछ लिखा है, अगले से अगले में कहीं पर भी, हाँ। तो वेयर केस हैज़ बिन असाइंड टू SFIO नो अदर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेयर, कोई और नहीं आएगा। हो गया ना, वो बोलते हैं ना प्रॉपर कि और कोई नहीं आता है, एक ही बंदा हो, CBI का केस हो CBI का ही केस, और कोई नहीं आएगा। तो वेर एनी केस हैज़ बिन असाइंड टू SFIO नो अदर एजेंसी और ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेयर्स एंड इफ़ द केस हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड विल ट्रांसफ़र ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू SFIO। अगर किसी और ने शुरू कर दिया था पहले और SFIO को असाइन हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो वो सारा अब तक का किया हुआ सामान SFIO को भेज देगा। आया? सही। उसके बाद थर्ड, द डायरेक्टर SFIO shall cause the affairs of the company to be investigated by an investigating officer who shall have the power of the inspector under 217 of the Companies Act। ठीक है, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसके अलावा इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ हु हैज़ बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन। ऑफकोर्स वो कोऑपरेट करने का। आया समझ? कुछ डाउट है कहीं पर भी? पक्का? ये जहाँ तक लिखा हुआ है ना, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद वो 212(6) लिखा है, वो दोबारा सब सेम हो जाएगा। वो SFIO, हाँ वो पता है, वो एक वो था ना कि जेल, वो पूरा स्पेशल कोर्ट वाला शुरू हो जाएगा दोबारा कि भाई वो जेल में नहीं डाल सकते, वो किसको नहीं डाल सकते, इन्फर्म वाला था 16 ईयर्स वीमेन, बस वो सेम 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 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा हेडिंग एक आएगा पावर टू अरेस्ट, मिल गया? तो वहाँ पर बस टिक, कुछ नहीं, पावर टू अरेस्ट किसके पास के, इफ़ एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर ऑफ SFIO हैज़ रीजन टू बिलीव दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल, तो ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल इन हिज पोजेशन द ऑफिसर कैन अरेस्ट द पर्सन एंड विल इन्फॉर्म हिम ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। क्या हुआ ये? याद करो क्या था, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। SFIO अरेस्ट करता है, डाल देता है जेल में, सुनता है नहीं सुनता है, फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाते हो, फिर ऑर्डर और हाँ बस 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 ये सेम वही आ गया। अब पूछेंगे नहीं, वहाँ पर कोई ट्रायल नहीं हो रहा, वो प्रॉपर वो जैसा वो CID नहीं आता था पहले, थप्पड़ मारा जेल में होता है वो, बस इतना, पकड़ा और जेल में, कुछ नहीं, लेके भी नहीं जा रहे, सीधा वहीं प्रकट। ठीक है। उसके बाद कंपनीज अरेस्ट्स इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO रूल्स 2017। अब ये इसमें कुछ कुछ ही काम का है। ये क्या है? अभी कंपनी अगर ये प्रॉपर क्या हो गया कि डायरेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी हैज़ रीजंस टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज़ बीन गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर 212 ऑफ द एक्ट, ही में अरेस्ट सच पर्सन। अब ये प्रॉपर पावर्स जैसा ही है, ड्यूटीज़ जैसा ही है, करेक्ट। तो वो अरेस्ट करेगा अगर उसको लगता है कि वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है, पहला गिल्टी। उसके बाद प्रायर रिटन अप्रूवल चाहिए ऑफ द डायरेक्टर SFIO शैल बी ऑब्टेन्ड, मिल गया? ठीक है। साथ साथ खाली अंडरलाइन करते रहो क्या क्या पॉइंट्स है, पूरा पूरा मत मार्क करना क्योंकि वैसे ही याद होगा। पहला रीजंस टू बिलीव कि गिल्टी है, ठीक है। दूसरा
अगर कोई भी SFIO है और वो जाके अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो अपने हेड डायरेक्टर को तो पूछेगा ना कि मैं जा रहा हूँ इसको धरने, बता के तो करोगे ना काम। तो ये हुआ। उसके बाद अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, या फॉरेन कंपनी है तो अप्रूवल चाहिए, रिटन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी कॉपी ऑफ अरेस्ट होगी वो आप फॉरवर्ड करोगे डायरेक्टर SFIO को। कितने दिन में? 24 आवर्स में। मिल गया जयश्री साथ में। उसके बाद अरेस्ट का एक रजिस्टर मेंटेन करना है, किसको किसको धरा, किस किस धारा में, सब कुछ, ठीक है। लास्ट पॉइंट में कॉपी ऑफ अरेस्ट 5 साल की गारंटी। ये जैसे अरेस्ट किया ना तो उसके रिकॉर्ड्स 5 साल तक मेंटेन करके प्रिजर्व रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक सब साथ हो। उसके बाद रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्ट 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं सिर्फ। पहला कुछ नहीं, जो भी आप SFIO प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है उसके बारे में विल सबमिट इंटरिम रिपोर्ट। ऑफ कोर्स सी बात है ना, आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो, उसके अंदर आपको टाइम लग रहा है, तो क्या आप पूरे कभी बताओगे ही नहीं, हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन फिर ही बताओगे कि ये सब हुआ। इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करोगे ना, तो बस वही SFIO इंटरिम और फाइनल रिपोर्ट 2 सबमिट करता है। इंटरिम साथ साथ होती रहती है, फाइनल वाली फाइनल ही होती है बस। तो सबमिट इंटरिम रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट अनलेस द इन्वेस्टिगेशन इज कंक्लूडेड। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइनल रिपोर्ट इज सबमिटेड। बढ़िया। Second, on receipt of the investigation report, central government will examine the report and after taking legal advice, direct SFIO to initiate proceedings. रिपोर्ट मिल गई, सब कुछ हो गया। अब अगर लगता है कि केस बन रहा है, सोच समझ के बोलेगा कि अगर केस बन रहा है तो इसके खिलाफ अभी केस फाइल करवा देते हैं, तो कंप्लेंट कर देते हैं, ठीक है। तो SFIO कंप्लेंट कर देगा। आगे फिर अब एजुडिकेशन होनी है या ऑफेंस, जो भी अपना ऑफेंस है तो उस हिसाब से तुम्हारा प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन ही होगा ना, SFIO है, फ्रॉड वाला है, तो फ्रॉड में तो प्रोसिक्यूशन होता है, राइट। तो प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। आ गया? सही है। बताओ कुछ अटके, कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लिंक टूटा? चलो अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विच विद रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी और कैश एंड ऑल्सो फॉर होल्डिंग डायरेक्टर, KMP और अदर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पर्सनली लाइबल, any limitation of liability it is if it is found that directors और ये have taken undue advantage, ठीक है। ये मैं समझाती हूँ क्या हुआ। इसके अलावा क्या है, ये 64। अच्छा ख़त्म कर लें पहले, फिर मैं ये लिखवा देती हूँ जो है ना, फटाफट मज़ा आ रहा था। आगे अभी ये रट्टा मारना है। क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कौन? NCLT। तो NCLT का प्रेसिडेंट का ये क्वालिफिकेशन कि वो ही हैज़ बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years। जुडिशियल मेंबर्स जो होंगे उसमें उसका ही हैज़ बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years और एटलीस्ट 10 years, ठीक है। हाँ ये पढ़ा है। टेक्निकल मेंबर्स वो CA सब ये पढ़ा है कहीं पर ना, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, हाँ तो बस ये लर्न करना है, मार्क कर दो। फिर क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट कौन सा? LAT है ना, हाँ। तो यहाँ पर भी लर्न मार्क कर दो। कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, आगे हो गया। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल कैसे सिलेक्ट होता है? वही नॉमिनेट होता है, कंपोजिशन पूरी दी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड चेयरपर्सन ऑफ द जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द टेक्निकल मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और ये सिलेक्शन कमेटी है नीचे, ठीक है। जो ABCD लिखा है वो सिलेक्शन कमेटी है। उसके बाद वो इक्वल वोट्स होंगे और फिर फाइनल सिलेक्ट होगा। पढ़ लोगे? बढ़िया, सेट। नेक्स्ट यू हैव टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, अदर मेंबर्स। तो चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट का 6 to 7 years तक होल्ड करते हैं और अदर मेंबर्स 65 years तक होल्ड करते हैं। बाकी उनका एक टर्म 5 साल का होता है और वो रीअपॉइंट होते रहते हैं अप टिल दे रीच द एज ऑफ 67 और 65। आ गया। फिर प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, कुछ मत लिखो। पावर सिमिलर टू सिविल कोर्ट, बात ख़त्म। वो प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ पर लिख दो पावर्स सिमिलर टू सिविल कोर्ट। और वही याद करना, वो SI एंड अदर। उसके बाद ये फॉर्म्स हैं, ये याद हो गए तो अच्छी बात है, कर लेना। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल,
ट्रिब्यूनल अभी या तो सुओ मोटो या तो उस हिसाब से अपने ऑर्डर्स पास करता है, राइट। तो ट्रिब्यूनल विल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ द पार्टीज एंड देन पास द ऑर्डर इफ देयर इज अ मिस्टेक अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड। ये वो मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अगर उसको खुद लगता है कि छोटी मोटी गलती हुई है तो वो सुधार देता है, नहीं तो वो रिवीजन भी होता है कई बार। तो ये वो रेक्टिफिकेशन के बारे में बात है। ट्रिब्यूनल में रेक्टिफाई द मिस्टेक विद इन 2 साल एंड अमेंड द ऑर्डर पास बाय इट। नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड। ऑलरेडी अपील कर दिया तो रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास इज सेंड टू बोथ द पार्टीज। बढ़िया, यहाँ तक क्लैरिटी। उसके बाद अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल वो सेम है, वो 45 वाला 45 डेज, 45 का एक्सटेंशन, सेम। अपील टू सुप्रीम कोर्ट वही 60 डेज, सही। सैट वाला वही सेम 45 डेज वाला जो भी तुम्हारा था। ख़त्म। उसके बाद जो एक पॉइंट रह गया, यस, सिर्फ एक पीछे एक आधा कुछ केस लॉ रहता है, वो एक बार कर लेना। और वो SFIO का एक वो पॉइंट जो मुझे समझाना है, ठीक है, वो मार्क कर लो। ये आपने पढ़ा दिया था मेरे आने से पहले का? क्या? वो जो रहता है और वो प्लान कम्युनिटी प्रोसीजर, ये तो हो ही गया था ना, होते ही हुआ था ना, ये तो कल ही पिछले लेक्चर में ही हुआ था। रीड से नहीं कहते हैं? बोला था तो सो रही थी। हाँ, किया था जब तक तू तब ही उठी हुई थी ना, जब हम लिख रहे थे। हाँ। तो जब तू सो रही थी तब पढ़ रहे थे लोग। तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, हाँ, ये पढ़ लेना। इस चैप्टर को पूरा इकट्ठा करना ही पड़ेगा जैसे मर्जी। अब तुम्हारा ये 2126 वाला वो कहाँ है मिटाने वाला? ये अच्छा, यही ले लेते हैं। ये लिख लिया ना प्रॉपरली, सब हो गया। फैंसी, ठीक है, चलेगा। तो ये अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जो अंडर सेक्शन 21, वो जो एक लास्ट पॉइंट था ना, इंटरिम ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा, नहीं तो SFIO में। इंटरिम रिपोर्ट को CG, हाँ, इंटरिम था, नहीं, वो पावर टू सेंट्रल, रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट वाला टॉपिक। हाँ, 60 में नीचे, 60 में नीचे, 60 में ही कर रही है। अच्छा, ठीक है, चलो शाबाश। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अरेस्ट करते हैं। इस अरेस्ट के पहले वो लोग पूरा इंटरिम और फाइनल रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन होती है, राइट। तो आपका इंटरिम और फाइनल रिपोर्ट होगा। बात बन रही है। अब ये इंटरिम और फाइनल रिपोर्ट सबमिट किसको होती है? टू, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? CG ना। हाँ, तो ये रिपोर्ट किसको सबमिट होगी? CG को, राइट। तो अब CG को अगर ऐसा ही लग जाता है कि कोई फ्रॉड है ही नहीं रिपोर्ट से, तो वहीं पर मैटर डिसमिस कर देगा, राइट। लेकिन अगर उसको लगता है कि इफ़ has reasons to believe that fraud is committed, तो फिर आगे इसके 2 एक्शंस होंगे, राइट। पर ये 2 एक्शंस किस हिसाब से करना, प्लीज़ यहाँ पर पहले ध्यान दो। यहाँ पर जो ये 2 एक्शंस होंगे ना, ये 2 साइमल्टेनियस एक्शंस होंगे।
जो वहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे ना, इनके इंटरिम होगा, फिर बाद लास्ट में उसने लिख दिया कि ट्रिब्यूनल को भी बताएगा, राइट। तो इसलिए ही ये 2 साइमल्टेनियस एक्शंस होंगे, मतलब एक साथ, ठीक है, विद पैरेलली चलेंगे दोनों साथ में, ठीक है। क्यों अब ये दोनों साथ में? क्योंकि पहले तो हमने SFIO को बोला कि अब तेरे को वो नहीं, उसने लिखा था कि उसको लगा तो वो लीगल एडवाइस लेकर बोल देगा कि प्रोसिक्यूशन करा इस पर, राइट। पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है ना, मतलब कोर्ट की बात आ गई, तो कोर्ट की बात में तो टाइम लगता है, प्रॉब्लम है ना ये चीज़। और जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है, हम अब तक सिर्फ यही चाहते हैं कि हर बंदे का भला हो, राइट। हम ये तो चाहते ही नहीं कि उसके साथ ख़राब हो जाए, पंगा हो जाए, हम ये नहीं चाहते हैं। तो जो CG है ना, उसका एक मकसद है क्या, कि ना अगर किसी इंसान के साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसको पहले उसकी भरपाई मिल जाए। पनिशमेंट, जेल में डालना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरे पैसे दे तो मैं ठीक हूँ, राइट। इंसाफ वो बहुत बाद में आता है, पहले अपने नुकसान का तो भरपाई हो जाए, करेक्ट। तो यहाँ पर इसलिए CG ने बोला कि 2 साइमल्टेनियस एक्शंस लिए जाएंगे। एक में वो SFIO को बोलेगा कि तू जा भाई प्रोसीडिंग कंडक्ट करवा, ठीक है, और दूसरे में वो ट्रिब्यूनल को बोल देगा कि यार इसका फटाफट है ना, पहले वो निकाल कि कितनी पेनल्टी बनती है, कितनी कंपेंसेशन बनती है, ताकि ये फटाफट हो जाए और इसमें जो टाइम लग रहा है चलो लग जाएगा, ठीक है। तो वो एक SFIO को बोलेगा कि टू नहीं, कंडक्ट नहीं, ये करेगा थोड़ी, ये तो करवाएगा ना, तो टू फाइल फॉर प्रोसीडिंग्स, टू फाइल फॉर प्रोसिक्यूशन, बढ़िया। तो ये प्रोसिक्यूशन के लिए फ़ाइल कर देगा, और इसके लिए SFIO करता कुछ नहीं है, ये कंप्लेंट कर देता है, नहीं प्रोसिक्यूशन हो रही है बच्चे, तो अब तो वो JMFC टाइप का सम हो जाएगा ना, तो मेन तुम्हारा जाएगा कंप्लेंट टू स्पेशल कोर्ट चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी बात में तो स्पेशल कोर्ट ही आती है, यहाँ तक सही है, क्लैरिटी। अब अगर यहाँ पर दूसरे में जो CG है ना, वो इटसेल्फ क्या करेगा, इट विल इटसेल्फ गो टू द ट्रिब्यूनल और गेट द ऑर्डर फॉर कंपेंसेशन। तो इटसेल्फ अप्लाइज टू द ट्रिब्यूनल, किस चीज़ के लिए, टू गेट द ऑर्डर यहाँ पर ना जो ये वर्ड लिखा है ना, वो लिखोगे तो अच्छी बात है, डिसगॉर्जमेंट लिखा है यहाँ पर, ठीक है, टू गेट दी ऑर्डर ऑफ डिसगॉर्जमेंट। अब ये डिसगॉर्जमेंट का मतलब यही कि अर्लियर फटाफट कंपेंसेशन मिल जाए, ठीक है। तो मैं वो भी मैं लिख देती हूँ साथ में, पर दोनों लिख लेना, टू गेट दी ऑर्डर ऑफ GORGEMENT, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, टू गेट अर्लियर कंपेंसेशन। आया, बात समझ आई, ठीक है। तो ये दोनों साइमल्टेनियस एक्शंस होंगे, हो गया। अब इधर एक चीज़ और जो थोड़ा सा किताब में लिखना नहीं है, बस एक लूप होल है लॉ का, कि ऑफ कोर्स ही बात है, अगर ट्रिब्यूनल ने कोई एक्शन लिया तो हम तो उसके खिलाफ भी तो अपील फाइल कर सकते हैं ना, और वो कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट, शाबाश। तो अब वहाँ पर भी तो टाइम लगेगा, पर ये है कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने अपने तरफ से कोशिश करी थी कि फटाफट काम हो जाए, हो गया तो अच्छी बात है, बाकी जैसे जिसकी किस्मत। आया, पहले वो ये SFIO वाला, हाँ जी, अरेस्ट होएगा बंदा, हाँ है ना, हाँ, तो अरेस्ट के पीछे वो इंटर में तो फाइनल 2 नंबर देगा, दोनों में से, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी रिपोर्ट, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि नो फ्रॉड अप्लीकेशन है, डिसमिस हो जाएगा, और अगर है फ्रॉड हाँ, तो क्या होगा, मतलब ये 2 केसेस, अगर फ्रॉड होगा ना उसको लग गया, राइट। अब ये कैसे हो रहा है, देख समझ, हमने वो स्टार्टिंग में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था हमने, कि ऐसे पहले तो हम सिर्फ बंदे को धर लेते हैं, उसके बाद चार्जशीट, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, तो तब तक इसको फटाफट अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद ऊपर ये लोग कस्टडी खेल रहे होंगे,
ठीक है। उसके बीच में वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, चार्जशीट जिसको हम कह रहे थे, तो अपनी रिपोर्ट्स बनाकर सीजी को देगा। सीजी को देने के बाद चलो फ्रॉड नहीं हुआ तो बात ख़त्म हो गई, रिपोर्ट आई ही नहीं ना, उसको छोड़ दिया, बेल मिल गई, ख़त्म। अब अगर फ्रॉड हो गया है कि हमको लगता है कि फ्रॉड है, रिपोर्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि फ्रॉड है, तो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट है ना एसएफआईओ को बोलेगा वो अपना स्पेशल कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट के पास जा और ऐसा कर कि ना केस करवा दे, इसके नाम पे कंप्लेंट कर दे और फिर इनके नाम पर केस शुरू हो जाएगा। जब भी कोई फ्रॉड होता है ना, हमेशा देखना ध्यान देना, जब भी कोई फ्रॉड होता है ना तो जो केस होता है ना वो वैसे फाइल होता है, एसएफआईओ वर्सेस द पर्सन, ऐसे वर्सेस द पर्सन, क्योंकि एसएफआईओ एक कंप्लेनेंट बन के जाता है और सामने जिसने फ्रॉड किया वो डिफेंडेंट आपका, ठीक है। तो एसएफआईओ प्रोसिक्यूशन फाइल करता है, फाइल फॉर प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट, कि भाई वो करेगा ऑन दी ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। खुद नहीं कर रहा, वो खुद कर भी नहीं सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा तो करेगा, ठीक है। उसने बोला, फिर यहाँ पर कंप्लेंट होगी स्पेशल कोर्ट में और यहाँ पर केस चलने लग जाएगा उसका। आ गया, यहाँ तक क्लैरिटी है। पर केस चलने में टाइम लगेगा। हमने कम टाइम करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया, फिर भी स्पेशल कोर्ट में तो वो जेएमएफसी वाला बंदा ही है ना, तो सबको पता टाइम लगना है, राइट। तो टाइम तो लगेगा, तो इसलिए दो एक्शंस इकट्ठे हुए होंगे, ये वाला एंड ये वाला, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जब तक वहाँ पर केस चल रहा है तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा एनसीएलटी को बोलेगी कि देख भाई वहाँ तो केस चल ही रहा है, वहाँ पर ये प्रूव हो रहा है कि भाई बंदे ने फ्रॉड किया है कि नहीं, जेल में डालना है कि नहीं करना, ठीक है। तू ऐसा कर, तू फटाफट है ना मुझे ये डिस्गॉर्जमेंट के लिए ऑर्डर दे दे। डिस्गॉर्जमेंट यानी कि फटाफट उसको अर्लियर कंपेंसेशन दिलवाते हैं, अगला बंदा दुखी है तो हम फटाफट उसको कंपेंसेशन दिलवा देंगे अंडर ट्रिब्यूनल। आया, तो ये दो ऑर्डर इकट्ठे, दोनों ऑर्डर इकट्ठे। आया, बताओ कुछ कहीं पर डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? ये पढ़ा था हमने, रीड किया था। पावर ग्रांट इम्यूनिटी वो नहीं बोलते हम लोग कि अगर तुमने नहीं किया है कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोगों को छोड़ देती है कि हाँ ठीक है, और एक वो होता है ना जो अगर तुम कॉपरेट कर रहे हो, पढ़ा था कि अगर तुम कॉपरेट कर रहे हो और तुम सारे वो एविडेंसेस दे रहे हो तो तुम्हें इम्यूनिटी ग्रांट की जा सकती है अगर तुम्हारा एविडेंस प्रॉपर होता। नहीं, वो जैसे वो खबरी बन जाता है एक बंदा मूवी में कि तू मेरे को सब बता दे, मैं तेरे पे केस फाइल नहीं करूँगा, ये इम्यूनिटी, कि तेरे को इम्यूनिटी मिल जाती है इंक्वायरी प्रोसीजर से कि किस चीज़ से, पनिशमेंट से। पढ़ ले, एक बार पढ़ लो, कहाँ कहीं पर कोई डाउट है तो। और एक पीछे जो भी चैप्टर में रह गया है कुछ, वो एक बार देख लो क्या क्या रहता है और फिर वो ख़त्म करें। फतेह बुलाएं इस चैप्टर की, बहुत हो गया। तो वही रहेगी सारी केसेस कितने रहते हैं? केसेस, ये तो पढ़ने नहीं, ये तो पढ़ना ही है। नहीं वो एक आधा केस लॉ रहता था ना यार। एक हमने कोमल चड्ढा वाला केस किया था, कोमल चड्ढा के बाद एक उषा मार्टिन केस है, वहाँ पर आओ। इसमें तो 6.9 है, एकदम स्टार्टिंग में जहाँ पर कोमल चड्ढा केस है उसी के बाद उषा मार्टिन केस था अगले पेज पर, एकदम शुरू ऑफ चैप्टर में आ जाओ। कौन सी? 6.9 अब ना ये केस है ना, वैसे ठीक था, अच्छा केस था, बट एक बार समझ जाओ इस केस का सिग्निफिकेंस, उसके बाद लेकिन हम इसको कट कर देंगे।
पर क्योंकि इसको समझाओ क्यों, तो केस में गड़बड़ है कोई, ठीक है, या तो ठीक से लिखा नहीं है या तो ठीक से हुआ नहीं है, ठीक है। इधर है ना कैसा हो रहा है, अब ये उषा मार्टिन जो बंदी है ना, इसका ना प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसने ना कंपनी के लिए अप्लाई किया गया था कि फॉर बीइंग रजिस्टर्ड एज अ CIC, वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसा होता है ना, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऐसा बोला था, बढ़िया। तो ये फाइल हो गया, उसके लिए कंपनी ने पहले एक बोर्ड मीटिंग करी, जनरल मीटिंग करी, जनरल नहीं, बोर्ड मीटिंग करी और बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाए। उस मिनट्स में ना गलती से ऐसा लिख दिया कि ये कंपनी कुछ सालों से NBFC की तरह काम कर रही है, ठीक है, और ऐसे करके रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी, तो वो एनुअल रिपोर्ट में गलत आ गया, राइट। जब वो गलत आ गया तो उन्होंने बोला कि यार एनुअल रिपोर्ट में तो ऐसा लिखा है कि ये कंपनी NBFC है और इतने टाइम से काम कर रही है। तो पकड़ लिया कि भाई आप वो गलत पोर्ट्रे कर रहे हो, गलत दिखा रहे हो आप अपने रिपोर्ट्स में, ये तो गलत बात है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा पंगा डाला। जब ये बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार खुद इन्होंने ना अपने खुद को इनको समझ में आ गया था कि हमारे एनुअल रिपोर्ट में गड़बड़ हो गई है, मिनट्स में प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्होंने ना खुद ही बोल दिया कि यार सॉरी, इसमें गलत लिखा गया है गलती से, हम NBFC तो नहीं है, वो तो आपको पता ही है ना, हमारे वर्किंग का तो आपको पता ही है, अब बस गलत लिख दिया तो इसका इतना बड़ा बखेड़ा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, जब उन्होंने खुद ही बोला तब भी वो लोग के पीछे पड़ गए कि तुमने गलत किया है, कंपाउंडिंग पता नहीं क्या ऑफेंस है, वो सब फलाना डिंगना हुआ। अब अंदर अपने जा क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये लॉ अजीब है। कोई भी कंपनी अगर NBFC नहीं है ऑलरेडी तो वैसे भी CIC नहीं बन सकती, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं बन सकती, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम नहीं थे पर अप्लाई कर दिया, पर गलती से लिख दिया। केस वॉज जस्ट दैट कि मिनट्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी है, जो एक डिफ़ॉल्ट है जिसकी पेनल्टी लगनी चाहिए, जिसका कंपाउंडिंग हो सकता है तो करवा लोगे, सॉरी वो सेटलमेंट हो सकता है तो करवा लोगे, राइट। बस इतनी सी बात थी। इन्होंने थोड़ा सा घुमा के चले गए कि भाई NBFC थी नहीं थी, वहाँ चले गए, इसीलिए ये केस को नहीं पढ़ना है, नहीं तो बस केस लिखते अच्छे से तो अच्छा होता। उसके बाद तुम्हारा ये बहुजा ये सब हो गया था, सत्यनारायण हो गया था, राहुल मोदी हो गया था। एक केस है तुम्हारा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 6.27 पर है मेरा, एक नहीं टेस्ट योर सेल्फ नाम से है कुछ तुम्हारा, अरुण एंड इंडिविजुअल शेयर होल्डर। मैंने तुम्हें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वहाँ पर ऊपर लिखवाया भी था। जो तेरे वो है ना 3 डिवीज़न वाले, सैट लिटिगेशन डिवीज़न, प्रोसिक्यूशन डिवीज़न, सेटलमेंट डिवीज़न, ऐसा 3 डब्बे बने थे, उसके अगले पेज पर आ जाएगा कुछ, हाँ मिल गया। तो अब यहाँ पर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है, जब कोई भी मिनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स के हक के खिलाफ बात हो रही हो, राइट, तो उनके पास वैसे तो राइट्स नहीं होते क्योंकि सारा कुछ मेजॉरिटी के हिसाब से होता है। हाउएवर इन सर्टन केसेस द माइनर वाले शेयर होल्डर्स हैव द राइट कि अगर उनके साथ स्पेसिफिकली कुछ भी ख़राब हुआ है तो वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के हिसाब से केस फाइल कर सकते हैं, और वो केस के हिसाब से बोल सकते हैं कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, कंपनी को ये काम करने से रोक दो, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया। ये केस में एग्जैक्टली वही हुआ कि वो जो अरुण बंदा है इसमें जो लिखा हुआ है, अब उसने ना बोला क्या कि वो कंपनी है ना कुछ, मतलब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है उसके अंदर केस लॉ है, तो मैं वो केस समझा रही हूँ। वो केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था कि कंपनी ने बोला था कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे एंड उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटीज़ रखेंगे, ठीक है। अब ये उसने बोल दिया, MOA में लिखा है कि वी विल बी मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज़, मॉर्गेज टाइप का विद अस, तो एक तरीके का पेमेंट जो है वो सिक्योर रहेगा। समझ में आ रहा है? पक्का गायब हो गए, ठीक है। तो हम जो भी पैसा देंगे उसके बदले हम कुछ मॉर्गेज, कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखेंगे, बात सही। अब इसने ना ध्यान क्या दिया कि ये सिक्योरिटी नहीं रख रहे हैं, जो भी आप पेमेंट करो ना वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इसने फिर केस फाइल कर दिया। ये तो गलत बात है। अब इसको समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या, ये एक तरीके से तो फ्रॉड ही है ना, राइट। तो इसको समझ नहीं आया। और यूजुअली ना ऐसा होता है कि ना NCLTs है और ये बाहर से लोग चाहते ही नहीं है कि अंदर कोई आए, सब चाहते हैं सारा मैटर अपने अपना सलट जाए, ऐसा इधर उधर से कोई आए ना, गवर्नमेंट, ये प्रोसिक्यूशन, कोर्ट, कुछ भी ना आए, करेक्ट। अभी लोग ये चाहते थे, तो ये बंदे ने फिर दिमाग लगाया। ये बंदे ने सोचा कि यार एक तरीके से तो MOA में भी तो लिखा हुआ है ना कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी रखेंगे, तो उसने बोल दिया ये तो अल्ट्रा वायस है। जब उसने अल्ट्रा वायस नाम डाल दिया तो उसके बाद फिर कोर्ट भी खड़ी हो गई कान कि भाई हाँ
अल्ट्रा वायरस से फिर कोर्ट आ सकती है, फिर तो कोर्ट आएगी, नहीं तो अब तक एनसीएलटी का यही मोटिव चलता है कि नो इंटरफेरेंस, हम अपने आप में कब काम कर लेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। उसने अल्ट्रा वायरस बोला तो कोर्ट आ गई, फिर कोर्ट ने बात सुनी, फिर उन्होंने कि हाँ ठीक है, अलाउ कर दिया कि हाँ बात सही है इसकी बंदे की, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, भले केस उस हिसाब से हो रहा था पर केस फ्रॉड का था, मिसमैनेजमेंट का था, केस था कि काम अल्ट्रा वायरस हो रहा है, और इवेंचुअली उसको वही रिलीफ जो भी है तो वो काम रोक दिया कंपनी का, नथिंग मच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इंडिविजुअल शेयर होल्डर MSBEL लिमिटेड होल्डिंग 2% शेयर, he made a complaint before the adjudicating authority that investments proposed to be made by the company are without any adequate security and paid for injunction to restrain the company from making such investment। उसने बोला कि मत करो, परेड किया कि कंपनी को बोला कि ऐसी इन्वेस्टमेंट मत करो, वेदर अरुण विल सक्सीड। ये पहला पैराग्राफ छोड़ दो, एक बार पहले केस लॉ पढ़ लो। And Bharat Insurance Limited versus Kanhaiya Lal. The plaintiff was a shareholder of the Bharat Insurance. One of the object of the company was to advance money or add interest on the security of land, house, machine, etc. Plaintiff complained that several investments had been made by the company directors on behalf of the company without adequate security, contrary to the provisions of the memorandum, and therefore prayed for perpetual injunction। समझ में आ रहा है ना अपने को अब ये सारे वर्ड्स, टू रिस्ट्रेन इट फ्रॉम द मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑल्दो कंपनी इज द बेस्ट जज ऑफ इट्स अफेयर्स बट सिंस डायरेक्टर्स आर एक्टिंग अल्ट्रा वायरस, केस विल बी मेंटेन, हेंस अरुण विल सक्सीड। बढ़िया, तो ऊपर अब पढ़ लो सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पैराग्राफ अभी, वेयर डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स परफॉर्म एन इलीगल और अल्ट्रा वायरस एक्ट, एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैज़ द राइट टू ब्रिंग एन एक्शन। The majority of the shareholders have no right to confirm an illegal or ultra virus transaction on the company. In such case, shareholder has a right to restrain the company by an order or injunction of the court from carrying an ultra virus act। आ गया, शुक्र है। अब इस चैप्टर में आई होप कुछ नहीं बचा, एक बार अपने चार्ट्स नोट्स सब इकट्ठा करके चेक कर लेना, अगर कहीं पर कुछ रहता होता है, कोई पैराग्राफ में डाउट है तो प्लीज़ कम बैक टू मी by through। Thank you।